हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। आज करने वाले हैं पार्ट 2 फंडामेंटल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड मेथडोलॉजी। इसका एक पार्ट हमने कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। 2 पार्ट में ये मैराथन कंप्लीट होने वाली है। देखते हैं वैसे पार्ट 2 में अगर हो जाएगी तो, नहीं तो मॉर्निंग में थोड़ा सा कंटेंट डाल दूंगी अगर कुछ रह जाता है तो। ठीक है, परसों आपका एग्जाम है तो क्लास पूरी देख के जाना, आपको फायदा ही होगा। रिवीजन हो जाएगा, जिन लोगों ने पहले से सब कुछ पढ़ा हुआ है उनका सारा कंटेंट रिवाइज हो जाएगा। और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब तक सब्जेक्ट का नाम भी अच्छे से नहीं पता, तो वो सिर्फ ये 2 क्लासेस देख लेना, आपका पेपर अच्छा चला जाएगा। इतना मैं उम्मीद कर सकती हूँ, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि जब भी क्लास आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, अब की बार क्लासेस थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि आपकी डेट शीट अचानक से दे दी गई, अनएक्सपेक्टेड थी। सोच रहे थे कि मई में या जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम होंगे, लेकिन ये तो बीएड से भी पहले हो गए, तो इस वजह से क्लासेस थोड़ी सी डिले हो गई। तो स्टार्ट करते हैं। एक मैराथन में हमने ये सारी स्लाइड्स कर ली थी, और जिनको नोट्स लेने हैं वो नोट्स ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, ये क्या हो गया, 790 690 1757। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना अगर आपको रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट के नोट्स लेने हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट का आपका पेपर हो चुका है। तो चलते हैं आगे। यहाँ ये हमने सारा कर लिया है फर्स्ट मैराथन में, यानी पार्ट 1 में। हमने 48 स्लाइड कंप्लीट कर ली थी, और इसमें 1-2 पॉइंट जो ऐड किए एक बार देख लेना, नजर मार के, जो भी आपको अलग लगे वो पढ़ लेना। वैसे इतना ज्यादा कोई एडिट नहीं किया है, जो जो एडिट किया है वो मैं बताती जाऊंगी साथ के साथ। एडिट में इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं पहले देखती हूँ ना कि क्या पढ़ाना है। अगर मुझे कहीं लगता है कि कम है कंटेंट या कोई पॉइंट जो है वो छोटा है, तो मतलब इस तरीके से एडिट करती हूँ। बाकी अलग से कुछ नहीं डाला है अभी तक। ठीक है, अलग से सिर्फ मैं इसमें कोरिलेशन कराऊंगी। एक चीज और भी बतानी है मुझे आप लोगों को, यहां तक हमने कर लिया था। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया है, तो यहां तक कि मैं एक बार क्वेश्चन भी आपको बता दूं कि किस तरीके से क्वेश्चन अब तक पूछे गए थे। देखो, हमने रिसर्च स्टडी, कोई भी रिसर्च स्टडी है उसको कैसे प्लान करेंगे, ये क्वेश्चन हमने, ये टॉपिक हमने पढ़ लिया है। लिटरेचर रिव्यू का क्या पर्पज है वो भी हमने पढ़ लिया है। ये हम पढ़ेंगे आज क्वालिटेटिव रिसर्च को। सोर्स ऑफ जनरेटिंग नॉलेज या फिर सोर्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ये बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड बी सेक्शन जो है वो 8 मार्क्स का होता है, इसमें से 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। डिपेंडेंट एंड कंफाउंडिंग वेरिएबल्स ये आज पढ़ेंगे। हाइपोथेसिस हमने कल पढ़ लिया था कि हाइपोथेसिस क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक और फॉर्म्स, और उसमें आप टाइप भी लिख सकते हैं क्योंकि 8 नंबर में पूछा गया है। नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी अप्रोच ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च आज पढ़ेंगे। एजुकेशनल रिसर्च क्या होता है, कौन कौन से एरियाज हैं एजुकेशनल रिसर्च के, तो हमने पढ़ लिया है ये। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम को, कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, और सोर्स क्या है रिसर्च प्रॉब्लम के, ये भी हमने कंप्लीट टॉपिक फर्स्ट पार्ट में किया है। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है और कैसे एक रिसर्च प्रपोजल को हम फ्रेम करेंगे, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द वैलिडिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हाउ द वैलिडिटी कैन बी इंक्रीज्ड, ये हमने नहीं किया है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस हिस्टोरिकल रिसर्च भी लास्ट का टॉपिक है। 2019 का पेपर है। सोर्स ऑफ नॉलेज जनरेशन कर लिया है हमने। हाउ विल यू आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम, कोई रिसर्च प्रॉब्लम है उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये किया है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ लिया है हाइपोथेसिस के टॉपिक में। वेरिएबल्स आज पढ़ेंगे, और ये मिक्स्ड रिसर्च सबसे लास्ट टॉपिक है, इसको भी आज ही पढ़ेंगे। ये भी बाद में पढ़ेंगे, अभी तक नहीं पढ़ा है। रिसर्च प्रपोजल कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये टॉपिक हमने कर लिया है। एजुकेशनल रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, पर्पस क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, 16 नंबर में पूछा गया है। और ज्यादातर बच्चे फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन को ज्यादा ऑप्ट करते हैं क्योंकि आप आराम से लिख भी पाते हैं, कंटेंट भी इजी है, पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। और इसमें सारे लास्ट के यूनिट से ही पूछे गए। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च आज पढ़ेंगे। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स जो है उसको कंट्रोल करने के कौन कौन से मेथड हैं, स्टेटिस्टिकल कंट्रोल से क्या समझते हैं ये भी पढ़ेंगे। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च एंड स्पेसिफाइड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ये भी करेंगे। ठीक है, अगर आपको डीजे की आवाज आ रही है तो थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि पास में कहीं बजा हुआ है, तो अब इसमें तो मैं क्या ही कर सकती हूँ भाई, है ना। अब देखो 2024 में किस तरीके का पेपर आया था, यानी रिसेंट का पेपर है।
रिसेंट के पेपर में इन्होंने आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछे थे। देखो, व्हाट आर द नीड्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इन स्पेशल एजुकेशन, ये हम पढ़ेंगे स्पेशल एजुकेशन जो होती है यानी शैक्षिक अनुसंधान की विशेष शिक्षा में क्या आवश्यकता है। जो स्पेशल एजुकेशन है, स्पेशल चाइल्ड है, उनके लिए क्या आवश्यकता है, तो इसको अलग से कर लेंगे वैसे, लेकिन आप इसे एजुकेशनल रिसर्च की नीड में भी लिख सकते हैं। नीड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च फॉर नॉर्मल चिल्ड्रन, नॉर्मल चिल्ड्रन की जगह स्पेशल चाइल्ड आप लिख देंगे तो भी काम हो जाता है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, लेकिन इसे हम करेंगे। यूनिक फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, ये तो पढ़ेंगे अभी। साइंटिफिक मेथड, ये सारे टॉपिक जो हैं वो सेकंड यूनिट से पूछ लिए गए। पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो टॉपिक में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, ये थर्ड सेम में है, ये पूछ लिया इन्होंने। अब पूछ लिया तो क्या कर सकते हैं, आउट ऑफ द सिलेबस दिखा रही हूं मैं। कोरिलेशन जो है ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, कोरिलेशन इन्होंने पूछ लिया है। कोरिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। सच बताऊं तो इन्होंने स्टैटिक्स जो एमएड थर्ड सेम का पेपर है, टेस्टिंग स्टैटिक्स वाला जो मेजरमेंट वाला पेपर है, उसमें से इन्होंने टॉपिक उठा के दे दिए, या फिर बीएड के मान सकते हैं कि बीएड का असेसमेंट फॉर लर्निंग के इन्होंने टॉपिक उठा दिए। कोरिलेशन जो है सिलेबस का टॉपिक नहीं है। ठीक, रिसर्च प्रॉब्लम हमने पढ़ लिया है, कैसे रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करेंगे और होता क्या है रिसर्च प्रॉब्लम, ये भी सिलेबस के अंदर से पूछा गया है। एक्शन रिसर्च पढ़ेंगे। और देखो ये होता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये पता नहीं किस तरीके से एग्जामिनर पूछ ले, इससे पहले आज तक इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि शिक्षा और विशेष शिक्षा में अनुसंधान के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, विशेष रूप से कोविड-19 के बाद भारत की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, पूछ लिया गया, करेंगे इसको भी। टाइप्स ऑफ रिसर्च, ये क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। अब ये देखो, ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है कि कोरिलेशन से क्या समझते हैं, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन को डिस्कस कीजिए। तो ये इस बुक का टॉपिक नहीं है, ये आउट ऑफ द सिलेबस है, ठीक है। अब जिसने बुक को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो ये जो बुक के अंदर से जो टॉपिक दिए हैं, जैसे कि हाइपोथेसिस हमने पढ़ लिया है तो इसे आसानी से कर सकते हैं, एक्शन रिसर्च को आसानी से कर सकते हैं, और रिसर्च को आसानी से कर सकते हैं कि रिसर्च क्या होता है, क्लासिफाई कीजिए, आइडियल रिसर्च प्रोसेस यानी पूरी प्रक्रिया रिसर्च की बतानी है। 3 क्वेश्चन करने होते हैं, 3 आराम से बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है जिसने पढ़ा हुआ है। एक क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड पूछ लिया और एक क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस पूछा गया है, ठीक है। अब जब आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ना हमारा कंट्रोल है ना आपका कंट्रोल है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अब ये चीज जिस बच्चे ने बीएड में अच्छे से पढ़ा होगा कोरिलेशन, वो कर देगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टाइप्स ऑफ रिसर्च यानी शोध के प्रकार क्या हैं, तो रिसर्च तो हमने पढ़ लिया। रिसर्च क्या होता है, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम नई नॉलेज को जनरेट करने के लिए, अपनी परिकल्पना जो होती है, जो हमारी हाइपोथेसिस हैं, जो हमारे एजम्पशंस हैं, उनको वेरीफाई करने के लिए, और अपनी नॉलेज, अपने कुछ योगदान देने के लिए, कुछ साइंटिफिक एडवांसमेंट करने के लिए। रिसर्च होता है पहले से जिस टॉपिक पे काम किया गया है उस पर दोबारा से काम करना, ठीक है। तो रिसर्च एजुकेशन को हम क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाइड अंडर 2 कैटेगरीज, टाइप्स बाय पर्पस, टाइप्स बाय मेथड, ठीक है। पर्पस के आधार पर और मेथड के आधार पे। तो पर्पस के आधार पे बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। मेथड के आधार पे हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। सिर्फ पहले टाइप बताऊंगी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। डेटा के आधार पे अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ डेटा यूज्ड, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी चर के हेरफेर की डिग्री के अनुसार क्या है, कितनी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस यानी निष्कर्षण के प्रकार के अनुसार अनुसंधान क्या है, तो डिडक्टिव इन्वेस्टिगेशन, इंडक्टिव रिसर्च या फिर डिडक्टिव रिसर्च आप इसे बोल सकते हैं, इंडक्टिव रिसर्च और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव इन्वेस्टिगेशन या फिर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रिसर्च, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टाइम इन विच इट इज कैरिड आउट यानी समय के आधार पर रिसर्च, तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, और दूसरा क्या है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी सूचना के स्रोत के अनुसार रिसर्च, तो प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च। अकॉर्डिंग टू द हाउ द डेटा इज ऑब्टेन यानी डेटा संग्रहण की विधि के अनुसार रिसर्च, तो डॉक्यूमेंट्री रिसर्च और फील्ड रिसर्च। और आगे है मिक्स रिसर्च, मिक्स रिसर्च के अंदर डॉक्यूमेंट्री, फील्ड और लेबोरेटरी आ जाएगी,
ठीक है, तो ये होती हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। किस किस के आधार पे, डेटा के आधार पे कौन सी होती है, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, पर्पस के आधार पे क्या होती है, मेथड के आधार पे क्या होती है, इन्हीं को मैंने डिटेल में एक्सप्लोर किया है। जो टॉपिक पूछे गए थे वो ज्यादा मैंने एक्सपेंड कर दिए, जो नहीं पूछे गए थे या शॉर्ट में पूछे गए थे वो छोटे कर दिए हैं। ठीक है, इस तरीके से डिजाइन किए गए थे आपके नोट्स। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ने में। तो पहले पढ़ते हैं टाइप्स बाय पर्पस, यानी शोध का वर्गीकरण क्या है अकॉर्डिंग टू पर्पस, यानी उद्देश्य के आधार पर किस तरीके से शोध है। तो पहला है बेसिक रिसर्च, बेसिक यानी थ्योरेटिकल रिसर्च। तो नाम से ही पता चल रहा है थ्योरेटिकल रिसर्च है, तो थ्योरी पे बेस्ड होगा। तो फोकस ऑन जनरेटिंग नॉलेज विदाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी नॉलेज तो जनरेट करने पे फोकस है लेकिन बिना प्रैक्टिकली अप्लाई किए, यानी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही नॉलेज जनरेट कर रहे हैं। जैसे कि फिलोसॉफिकल स्टडीज, यानी जब हम किसी की फिलोसफी पढ़ते हैं, फिलोसफी क्या होता है, थॉट किसी भी इंसान के, तो हम फिलोसफी पढ़ते हैं तो उसमें कोई हम रिसर्च, हम कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना करते हैं, सिर्फ हम दूसरे के विचारों को देखते हैं, उसी से नॉलेज जनरेट करते हैं। या फिर अपने विचार हैं, या मानो एक टीचर होता है या कोई भी स्टूडेंट है, कोई ज्ञान की खोज कर रहा है, तो वो क्या है, वो फिलोसोफर होता है, तो यानी वो भी अपनी नॉलेज क्या करता है, जनरेट करता है, तो इसी पे फोकस रहता है। इसे कहते हैं बेसिक रिसर्च, यानी अपने ज्ञान को बढ़ाने में लगा पड़ा है कोई भी इंसान। अप्लाइड रिसर्च, यानी जिसे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो सीक सॉल्यूशन टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यानी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसको हम अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। यानी किसी भी प्रॉब्लम को हम सोल्व करना चाह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अप्लाई करेंगे, वहां कोई फॉर्मूला लगाएंगे, किसी भी तरीके से उस समस्या का समाधान करेंगे। तो ये किस पे बेस्ड होती है, एप्लीकेशन पे बेस्ड होती है, यानी अप्लाई करने पे। तो पहला क्या है, टेक्नोलॉजिकल अप्लाइड रिसर्च, यानी इंप्रूव एफिशिएंसी इन इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, यानी जो रिसर्च है, यानी टेक्नोलॉजी में अगर हम आईटी फील्ड में देखें तो ये एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च है कि जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, एआई का यूज हो रहा है, इतनी ज्यादा एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, इतनी ज्यादा काम हो रहा है। जितना हम एआई को यूज कर रहे हैं उतना ज्यादा हमारा वर्क अच्छा हो रहा है, वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। साइंटिफिक अप्लाइड रिसर्च, कोई हमें एक्सपेरिमेंट करना हो, किसी चीज को प्रूव करना हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें साइंटिफिक मेथड लगाएंगे। या प्रिडिक्ट बिहेवियर, जैसे कि मार्केट रिसर्च, कि आज के टाइम में मार्केट का क्या हाल है, जैसे कपड़े की मार्केट है, कपड़े की मार्केट क्या है, वो शादियों के टाइम पे चलती है, शादी के टाइम पे ज्यादा बिक्री होती है, सेल भी होती है, सारी चीजें होती हैं, प्रोडक्शन भी होता है, तो ये क्या है, अप्लाइड रिसर्च हो गई, है ना। एक्शन रिसर्च क्या है, एक्शन रिसर्च फोकस करती है इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्शंस टू सोल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यानी साथ के साथ किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर देना, इंप्लीमेंट करना। जो एक्शन रिसर्च है वो किस पे काम करती है, स्कूल लेवल पे काम करती है। किस पे, स्कूल लेवल पे, यानी स्कूल लेवल की अगर कोई प्रॉब्लम है उसे अगर हमें सोल्व करना हो तो हम एक्शन रिसर्च के द्वारा करेंगे। एजुकेशन से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं वो एक्शन रिसर्च के द्वारा ही सोल्व की जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स बाय पर्पस। अब है टाइप्स बाय मेथड, यानी विधि के आधार पर शोध। तो पहला है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्ट्री से हम क्या आइडिया लगाते हैं, देखो नाम के अंदर बहुत चीजें छुपी होती हैं, है ना, अपने नाम पे मत जाना, यानी रिसर्च में देखो नाम के ऊपर हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल यानी हिस्ट्री, हिस्ट्री किसकी जो बताती है, हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, सारी पास्ट की बातें ही तो पढ़ते हैं, कोई ऐसा थोड़ी आज की बातें थोड़ी ना पढ़ेंगे, जो बीत चुका वो हिस्ट्री है। तो इट स्टडीज पास्ट इवेंट्स एंड एनालाइज देयर इफेक्ट, यानी पहले की बातें पढ़ना, पास्ट इवेंट को स्टडी करना और उनके प्रभाव को एनालाइज करना, तो वो क्या होती है, हिस्टोरिकल रिसर्च। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी डिस्क्राइब कर सके हम किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इवेंट को, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी कंडीशन को हम डिस्क्राइब कर सके बिना उसके कारण देखे, बिना उसे एनालाइज करे, तो वो होता है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। जैसे हम किसी शादी में गए और वहां हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इस तरीके से है, सारा फंक्शन ऐसे मैनेज हो रहा था, इतने गेस्ट आ रहे थे, तो हमने कुछ एनालाइज, कुछ हमने कारण नहीं देखा, कुछ इफेक्ट नहीं देखा, सिर्फ हमने क्या है, डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया कि भाई बहुत मजा आया, है ना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है कि जहां हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इट यूजेस कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट टू एग्जामिन कॉज एंड इफेक्ट, यानी अगर कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका कारण भी देखेंगे, उसका प्रभाव भी देखेंगे, भाई क्या हो रहा है, कोई भी चीज हमने मिक्स करके एक्सपेरिमेंट किया तो उसका कॉज एंड इफेक्ट दोनों देखेंगे। बहुत तेज गाने बज रहे हैं, पूरा फोकस सॉन्ग्स पे जा रहा है, अब क्या कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ स्कोप,
यानी अध्ययन की गहराई के आधार पर शोध। तो पहला क्या है, अध्ययन की गहराई, यानी जितना डीपली हम पढ़ेंगे। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लोर क्या होता है, अन्वेषण, देखना, एक्सप्लोर करना। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इन्वेस्टिगेट करते हैं लिटिल नोन फेनोमेना टू एस्टेब्लिश अ हाइपोथेसिस, जैसे कि इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सेल्फ इमेज, या तो खुद पे देखना या दूसरों पे देखना कि किस चीज का इफेक्ट पड़ रहा है। तो एक्सप्लोर करना, अपनी खुद की इमेज को एक्सप्लोर करना कि सोशल मीडिया से हमारी इमेज पे क्या फर्क पड़ रहा है, या फिर हम दूसरे की इमेज को देख रहे हैं, हम किसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है कि डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी फिनोमेनन का, किसी भी टॉपिक का बिना एनालाइज किए, बिना उसका कारण देखे उसकी विशेषताओं का वर्णन करना क्या कहलाता है, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी डिस्क्राइब करना। जैसे किसी क्वेश्चन में कहता है ना कि डिस्क्राइब दिस टॉपिक या डिस्क्राइब रिसर्च, इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि सेंसस स्टडीज। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के मेथड कौन से हैं, सर्वे। सर्वे क्या है, सर्वे हम कैसे करते हैं, घर घर जाके क्वेश्चन कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। जैसे आपने देखा होगा घर घर सर्वे करनी आती है, कोई भी लेडीज आती हैं, हाइजीन के ऊपर आती हैं, बहुत आपके आसपास भी आते होंगे हाइजीन को लेके, लड़कियों को लेके, अवेयरनेस को लेके, या अवेयरनेस ग्रुप इस तरीके के होते हैं। तो वो क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, यानी डेटा कलेक्ट करते हैं क्वेश्चन के द्वारा कि मैम आप क्या खुश हैं, या किस तरीके से मैम हाइजीन कैसे मेंटेन करती हैं आप। बहुत सारी लेडीज चलती रहती, मतलब क्या बोलते हैं उसे, कोई ग्रुप, जो औरतों का ग्रुप क्रिएट हुआ है इस तरीके से, वो सैनिटेशन बताती हैं कि ऐसे हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, क्वेश्चन करती हैं। तो ये डेटा कलेक्ट होता है, ठीक है। या फिर जो क्या बोलते हैं घरेलू हिंसा, अगर जैसे घरेलू हिंसा इस टॉपिक पे ऊपर हमें काम करना हो तो क्या करेंगे कि घर घर जाएंगे और जो लेडीज हैं, जो शादीशुदा औरतें हैं, उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से आपका घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं हैं। तो यानी सर्वे करना ग्राउंड लेवल पे जाके, यानी डेटा कलेक्ट करना क्वेश्चन के द्वारा। ऑब्जर्वेशनल स्टडी यानी ऑब्जर्व करना, डॉक्यूमेंट करना किसी के बिहेवियर को और इंटरेक्शन को, ठीक है, अवलोकन करना। केस स्टडी, इन डेप्थ स्टडी करना किसी भी प्रोग्राम की, यानी गहराई में जाके किसी चीज को देखना। कोरिलेशनल स्टडीज यानी रिलेट करना, किसी के रिलेशन को, किसी चीज को या दो वेरिएबल को एक दूसरे के साथ क्या करना, रिलेट करना। एनालाइज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन देखना या फिर उन्हें कोरिलेट करना एक दूसरे के साथ। कंटेंट एनालिसिस यानी किसी कंटेंट को एनालाइज करना कि एग्जामिन एजुकेशनल टेक्स्ट और पॉलिसी, जैसी कोई भी पॉलिसी है, आप उस पॉलिसी को क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं पूरा। जैसे कि आपने नोट्स हैं, आपने नोट्स लिए तो नोट्स को एनालाइज कर रहे हैं इस तरीके से जल्दी जल्दी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, एक किसी का मैसेज आ रहा था कि नोट्स अच्छे नहीं है, कि सिर्फ एक ही स्टूडेंट का ऐसा एमएड में मैसेज आया कि नोट्स बिल्कुल, 5 मिनट उसने 5 मिनट पहले नोट्स लिए होंगे, फिर स्क्रॉल करके तुरंत मैसेज आया कि आपके नोट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं, इससे अच्छा तो मैं बना लूंगा खुद। तो ये क्या है, ये कंटेंट एनालिसिस है ना। अब मैं तो 1 महीना लग रहा है मुझे बनाने में, देखो वो 5 मिनट में बना देंगे, है ना। तो ये क्या है, कंटेंट एनालिसिस है। एक्सपोज्ड फैक्टर स्टडीज यानी प्री एग्जिस्टिंग डेटा के बेस पे एनालाइज करना, जो पहले से चीजें हो चुकी हैं उसके आधार पे एनालाइज करना। कंपैरेटिव यानी तुलना करना, तो ये कंपेयर एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, जितनी भी पॉलिसीज चली हुई हैं, जितनी भी प्रथाएं चली हुई हैं, जितनी भी एजुकेशन की प्रैक्टिसेस चली है, उनको कंपेयर करना कि सर्व शिक्षा अभियान ज्यादा अच्छा है या समग्र शिक्षा अभियान ज्यादा अच्छा है। तो यानी दो पॉलिसीज को, दो प्रैक्टिसेस को कंपेयर करना, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च यानी कॉज एंड इफेक्ट, एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एग्जांपल मटीरियल बिहेवियर अंडर स्ट्रेस, यानी एक्सप्लेन करना किसी चीज को, किसी चीज का बिहेवियर जो है वो कैसे हमें स्ट्रेस में डाल रहा है, कैसे स्ट्रेस से बाहर निकाल रहा है, कारण भी देखना और प्रभाव भी देखना, दो चीजों के बीच में। कोरिलेशनल जैसे अभी मैंने बताया, पीछे भी आया, कोरिलेशनल यानी आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशन देखना, ठीक है। बस नाम भी लिख देंगे तो भी इनफ है, अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ स्कोप। वैसे तो इतना तो याद रह भी नहीं पाएगा, इतने तरीके के टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं, जितनी आपको याद रहे उतने लिख देना। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डेटा यूज, अब डेटा के आधार पे तो दो ही तरीके की रिसर्च होती है, एक तो क्वालिटेटिव, एक होती है क्वांटिटेटिव। इनको आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो क्वालिटेटिव आगे क्या यहीं पे ही है शायद, हाँ यहीं से ये डिटेल में, क्योंकि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हर बार पूछे जाते हैं। तो क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी यानी किसी चीज का गुण, और क्वांटिटी क्या होता है, मात्रा, जिस चीज को हम माप सकते हैं। अच्छा वजन, इतने ग्राम सोना है ना, इतने लीटर दूध है, इतने किलो चीनी है। तो क्वांटिटी होता है किसी चीज को मापना, क्वालिटी क्या होता है किसी चीज के गुण देखना, है ना, या किसी चीज का एक्सपीरियंस लेना, एटीट्यूड देखना, मोटिवेशन, ये सारी चीजों को यानी जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सके, फील कर सके।
अब किसी का गुण है, गुण को थोड़ी ना वजन में देख सकते कितने किलो गुण है इसके अंदर, नहीं देख सकते ना। तो उसे हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर एक्सपीरियंसेस, अनुभव को एक्सप्लोर करेंगे, एटीट्यूड देखेंगे, मोटिवेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें मेथड्स कौन कौन से यूज होंगे, केस स्टडी यानी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, इथनोग्राफी, फिनोमेनोलॉजी, यानी ये सारे मेथड हम यूज करेंगे। पूरे एक प्रोसेस से जाएंगे, घर घर सर्वे करेंगे, सारी हिस्ट्री देखेंगे, सबसे बातचीत करेंगे, तो यानी उससे हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं, उससे हम डेटा कलेक्ट करेंगे। क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक, तो इसमें हम न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करेंगे डेटा को एनालाइज करने के लिए। एस्टेब्लिश रिलेशनशिप एंड मेक जनरलाइजेशन, पहले रिलेशनशिप देखेंगे यानी क्या रिलेशन है वेरिएबल्स के बीच में, फिर उसे जनरलाइज करेंगे, अपनी जो हमारी रिसर्च निकल के आएगी। सर्वे मेथड भी यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड हैं जो क्वांटिटेटिव में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च को डीप में। क्वालिटेटिव रिसर्च, तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, वो रिसर्च है जो किसी समस्या की गहरी समझ और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, यानी इसमें हम डीप नॉलेज गेन करते हैं, यानी गुण देखते हैं किसी भी चीज की। अगर किसी चीज को हमें क्वालिटी देखनी है तो हमें डीपली उसके अंदर जाना पड़ेगा ना, उस प्रॉब्लम के अंदर, उस टॉपिक के अंदर। तो ये क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड या क्या बोलते हैं, अन्वेषणात्मक यानी एक्सप्लोरेटरी शोध पद्धति है जो जटिल घटनाओं का अध्ययन करती है, यानी जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उनकी स्टडी हम इसके अंदर करते हैं, जिन्हें मात्रात्मक शोध द्वारा स्पष्ट करना कठिन है, यानी जिन्हें हम क्वांटिटेटिव से नहीं, जिनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उन्हें क्वालिटेटिव रिसर्च से निकालते हैं। क्वांटिटेटिव क्या होता है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, किसी चीज को मेजर करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, है ना, नंबरिंग में, न्यूमेरिकल फॉर्म में। लेकिन क्वालिटेटिव में क्या है, हम अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं, इंसाइट यूज करते हैं, या एक तरीके से एक्सप्लोर करते हैं चीजों को, जिससे कि गहरी समझ बन सके। तो हालांकि ये बाद में मात्रात्मक शोध के लिए विचारों या परिकल्पनाओं को जन्म देती है, लेकिन बाद में ये किसके काम आ जाती है, क्वांटिटेटिव के भी काम आ जाती है। ये परिकल्पना जो हम हाइपोथेसिस लगाते हैं इसके आधार पे लगाते हैं, है ना। जैसे मैं अभी फर्स्ट पार्ट में मैं आपसे बता रही थी कि मौसम को देख के हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि भाई आज बारिश आने वाली है ना, लेकिन ये क्या है, एक तरीके से एक्सपीरियंस्ड बेस्ड है ना। तो गुणात्मक शोध का उपयोग मानव व्यवहार, अनुभव, दृष्टिकोण, इरादों और प्रेरणाओं की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए किया जाता है, कि भाई जिससे हमें एक्सपीरियंस हो जाए, व्यवहार पता चल जाए किसी का दृष्टिकोण, किसका विजन कैसा है, किसी के थॉट्स पता चल जाए, मोटिवेशन की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक सेकेंड। इसमें अवलोकन और व्याख्या के आधार पर यह समझने की कोशिश की जाती है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, यानी पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर डिटेल में ये देखेंगे कि किसी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कैसे लोग सोचते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है लोगों की, कैसा लोग फील करते हैं। अगर हमें थॉट्स देख रहे हो किसी के तो हम कैसे देखेंगे, भाई हमें डीप स्टडी करनी पड़ेगी ना। 10 लोगों के मानो हमें थॉट देखने हैं, हम अपने घर में इंसानों के थॉट नहीं समझ पाते, बहुत साल लग जाते हैं समझने में थॉट, है ना, होता है ना ऐसी। तो थॉट पावर चेक करने के लिए बहुत टाइम लगता है ना। इस शोध में शोधकर्ता प्रतिभागियों के विचारों को अधिक महत्व देता है, जैसे कि केस स्टडी, ग्राउंड थ्योरी, इथनोग्राफी और हिस्टोरिकल रिसर्च और फिनोमेनोलॉजी गुणात्मक शोध के प्रमुख प्रकार हैं। यानी ये सारे प्रकार हैं। इसमें केस स्टडी यानी किसी को एक्सप्लोर करना, किसी के बारे में डीपली पढ़ना, ग्राउंड में जाके एक तरीके से डीप में जाके स्टडी करा। इथनोग्राफी यानी कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, इस तरीके से यानी सोशल फॉर्म को दिमाग में रखते हुए स्टडी करना। हिस्टोरिकल किसी के पास्ट के बारे में जानना। फिनोमेनी यानी एक प्रोसेस के द्वारा जानना। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटी क्या होता है, जो न्यूमेरिकल डेटा, हार्ड फैक्ट्स में जो प्रोड्यूस करता है चीज़ों को। हिंदी की तरफ ही चलते हैं, हिंदी में ज़्यादा आसानी होती है। कोई वर्ड हिंदी में ज़्यादा अच्छा होता है, कोई टॉपिक, कोई इंग्लिश में। वैसे सही बताऊँ ना तो रिसर्च जो है ना वो इंग्लिश में ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हिंदी के आगे आप वर्ड देखेंगे तो बहुत ही टफ हैं लिखने में भी और पढ़ने में भी। तो मात्रात्मक शोध क्या है, ऐसी शोध विधि है जो प्राकृतिक विज्ञानों की तकनीक पर आधारित होती है और संख्यात्मक डेटा या न्यूमेरिकल डेटा या हार्ड फैक्ट्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, यानी नंबरिंग में कोई भी चीज कि कितने बच्चे हैं, तो इनको मतलब नहीं है बच्चे की फीलिंग से, बच्चे की इमोशन से, इन्हें नंबरिंग से मतलब है कि भाई 20 बच्चों पे हम काम कर रहे हैं। तो यानी न्यूमेरिकल फॉर्म में पूरा डेटा जो कलेक्ट करेंगे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में करेंगे। तो
तो इसका एम क्या होता है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना, यानी कारण भी देखना और प्रभाव भी देखना दो वेरिएबल के बीच में। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि एंजाइटी की वजह से बच्चों का जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो खराब हो जाता है, तो एक दूसरे का प्रभाव देखना कि कितनी एंजाइटी, अगर एंजाइटी ज्यादा हो रही है तो रिजल्ट खराब हो रहा है, एंजाइटी कम हो रही है तो नॉर्मल रिजल्ट है, अगर एंजाइटी बिल्कुल भी नहीं है तो भी रिजल्ट खराब हो रहा है। तो ये क्या है, कोज एंड इफेक्ट देखना है ना। तो इसका डेटा जो है वो इकट्ठा करना कैसे, मैथमेटिकल, कंप्यूटेशनल और स्टेटिस्टिकल मेथड्स के द्वारा। तो द रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज एम्पेरिकल रिसर्च और इट कैन बी एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली स्टैंडर्ड, यानी इसे हम मेजर कर सकते हैं और जो डेटा निकाल के लाएंगे बिल्कुल सटीक लेके आएंगे। ठीक है। The data collection by the researcher can be divided into two categories or put into rank. It can be measured in terms of units of measurement, यानी जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो कैटेगरीज में डिवाइड होता है और उसे हम मीजर कर सकते हैं, यूनिट्स में मीजर कर सकते हैं, ग्राफ में, टेबल्स में, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मेकिंग इट इजियर फॉर द रिसर्चर टू एनालाइज द रिजल्ट। अब आपने देखा होगा कि ग्राफ हम हर स्टडी में बनाते हैं, जितनी भी रिसर्च हम करते हैं उसमें आपने ग्राफ देखा होगा, इस तरीके वाले भी ग्राफ देखे होंगे, ऐसे भी ग्राफ देखे होंगे। तो ग्राफ से क्या है कि रिसर्चर जो है ना समझ लेता है कि ओवरऑल कंडीशन है क्या ग्राफ के बेस पे। ठीक है। अब की डिफरेंस देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या है, क्वालिटेटिव में और क्वांटिटेटिव में, क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। तो क्वालिटेटिव क्या है, क्वालिटी यानी मेथड ऑफ इंक्वायरी दैट डेवलप अंडरस्टैंडिंग, यानी अगर हमें समझ विकसित करनी है, किसी इंसान को समझना है, समाज को समझना है, कैसे लोग सोचते हैं, कैसे लोग फील करते हैं, तो हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे। अ साइंटिफिक एंड एम्पेरिकल रिसर्च मेथड दैट यूज टू जनरेट न्यूमेरिकल डेटा, लेकिन अगर हमें डेटा जनरेट करना है, क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी है, तो हम क्या करेंगे, एम्पेरिकल रिसर्च करेंगे, जिससे कि न्यूमेरिकल डेटा हम जनरेट कर सकते हैं। एम्प्लॉय स्टैटिस्टिकल, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी उसमें हम लॉजिक भी लगाएंगे, मैथ की टेक्निक लगाएंगे, स्टैटिक्स के फॉर्मूले लगाएंगे, नंबर के बेस पे डेटा कलेक्ट करेंगे, तो उसे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च बोलेंगे। लेकिन क्वालिटेटिव में क्या करेंगे, हम इंक्वायरी करेंगे, समझेंगे, लोगों को समझेंगे, उनकी सोच को समझेंगे, उनके थॉट्स को, डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, देखेंगे कि लोग सोचते कैसे हैं, कैसा फील करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे। तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, होलिस्टिक इन नेचर है, यानी किसी इंसान का पूरा परसेप्शन जानना, तो एक तरीके से समग्र रूप से जानना। लेकिन क्वांटिटेटिव जो है वो पार्टिकुलरिस्टिक है। ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है एक सब्जेक्टिव अप्रोच को फॉलो करती है, लेकिन जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो ऑब्जेक्टिव डेटा इकट्ठा करती है। ऑब्जेक्टिव डेटा यानी अगर 28 है तो 28 ही है, इसमें कोई सब्जेक्टिव नहीं होगा, ये कोई एक्सप्लेन नहीं होगा, थ्योरी बेस्ड नहीं होगा। The researcher is uninvolved and attempt to precise the observation and analysis on the topic to the answer to the inquiry. क्वालिटेटिव रिसर्च जो है एक्सप्लोरेटरी है, इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन क्वांटिटेटिव जो है कंक्लूजन है, सीधा निष्कर्ष पे जाती है कि भाई क्या बोलते हैं, हाँ सीधा मतलब सीधे फैसले सुनाना, वो वाली बात है कि भाई सीधा पूरा अपने काम पे फोकस करना है ना। The reasoning used to synthesize data is qualitative research, inductive, whereas in the case of quantitative research the reasoning is deductive, यानी इसमें हम इंडक्टिव के थ्रू जाएंगे, यानी क्वालिटेटिव में हम इंडक्टिव रिसर्च फॉलो करेंगे। इंडक्टिव क्या होता है कि बहुत से एग्जाम्पल देख लिए, बातचीत कर ली, फिर उसके बाद रूल पे जाएंगे। लेकिन डिडक्टिव क्या होता है कि सीधा रूल है ना, नो इफ नो बट, सीधा भटावट, वो वाला काम है कि कोई इधर उधर नहीं देखना, ना एक्सप्लोर करना, कुछ भी नहीं करना। क्वांटिटेटिव में सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, सीधा स्टेटिस्टिकल कोई फॉर्मूला लगाएंगे, मैथ की कोई कैलकुलेशंस लगाएंगे और सोल्व कर देंगे। Qualitative research is based on purposive sampling, where a small sample size is selected with a view to get thorough understanding of the target group। यानी जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें हम सैंपल किस तरीके से लेते हैं, एक उद्देश्य सेट करते हैं, पर्पसिव सैम्पलिंग हम यूज करते हैं। छोटे से सैंपल को हम सेलेक्ट करेंगे, उनको समझेंगे, उसी ग्रुप को हम टारगेट करेंगे। लेकिन क्वांटिटेटिव में क्या है, हम रैंडम सैंपलिंग लेते हैं कि बीच में से डेटा उठाया, मानो नोएडा के 10 स्कूल उठा लिए, बागपत के 10 स्कूल उठा लिए, बड़ौद के उठा लिए, या बुलंदशहर, इस तरीके से 10-20 स्कूल उठाए और रैंडमली कोई भी स्कूल उठाया और उनके डेटा पे काम करना शुरू कर दिया। ठीक है। वर्बल डेटा इज कलेक्टेड इन क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी वर्बल यानी बोल के हम बता सकते हैं कि भाई वो इंसान ऐसा था, उसकी थॉट पावर ऐसी थी, तो वर्बल डेटा कलेक्ट किया जाता है क्वालिटेटिव में। लेकिन क्वांटिटेटिव में मीजरेबल डेटा इकट्ठा किया जाता है, जिसे हम मीजर करते हैं। क्वालिटेटिव में इंक्वायरी चलती है, इसका प्रोसेस इंक्वायरी ओरिएंटेड, ये प्रोसेस ओरिएंटेड है। लेकिन क्वांटिटेटिव क्या है, ये नहीं है ऐसा। एलिमेंट्स यूज इन द एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च आर वर्ड, पिक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी इसमें शब्दों की मर्यादा चलती है क्वालिटेटिव में। जैसे कि हम किसी के बारे में हमें व्याख्यान करना हो तो शब्दों से करेंगे या पिक्चर्स के द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा। लेकिन क्वांटिटेटिव में नंबर के द्वारा, न्यूमेरिकल फॉर्म में।
क्वालिटेटिव इज कंडक्टेड विद द एम ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड डिस्कवरिंग आइडियाज यूज्ड इन द ऑनगोइंग प्रोसेस, यानी क्वालिटेटिव में हम ये देखेंगे, ये एक्सप्लोर करेंगे, आइडियाज को डिस्कवर करेंगे जो कि प्रोसेस में पूरे में काम आ रहे हैं, चल रहे हैं पूरे प्रोसेस में। लेकिन क्वांटिटेटिव में क्या करेंगे, हम कॉज एंड इफेक्ट वेरिएबल्स के बीच में जो चर हैं, वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में देखेंगे कि किसका किस पे क्या इफेक्ट है। Lastly, the method used in qualitative research are in-depth interviews, focus group। क्वालिटेटिव में क्या है, हम in-depth interviews लेंगे, लोगों के थॉट्स देखेंगे, pupils के, और फोकस ग्रुप यानी पूरा फोकस करेंगे, ग्रुप पे एक्सप्लोर करेंगे, इन-डेप्थ स्टडी करेंगे जिस तरीके। लेकिन क्वांटिटेटिव में क्या है, हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन यानी प्रॉपर एक काम करेंगे, पूरा इंटरव्यू लेंगे बुला के, जैसे कंपनीज में लेते हैं, कंपनी में हमें डेटा इकट्ठा करना हो, क्या एक दिन में कितने बच्चों ने इंटरव्यू दिया, क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन थी। तो ये एक तरीके से न्यूमेरिकल डेटा हो गया कि मानो 100 बच्चे आए थे, उन्होंने बीटेक किया हुआ था, एमटेक किया हुआ था, प्रॉपर उनका सीवी, कितने कितने बच्चों का सीवी तुम्हारे पास आया, किसकी क्या स्किल थी। तो ये सारा क्या है, एक तरीके से न्यूमेरिकल डेटा होगा, पूरा सिस्टम में फीड होती हैं सारी चीजें। तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, इनिशियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है, लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, एक तरीके से निष्कर्ष पे पहुंचती है, फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन, यानी लास्ट में रिजल्ट क्या है कि निष्कर्ष बताओ क्या आया है। स्ट्रेंथ ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च यानी जो गुणात्मक शोध है, इसकी विशेषता क्या है। तो इसमें क्या है, विषय की गहराई से समझना। जो क्वालिटेटिव है, क्वालिटी यानी गुण, तो यानी हम विषय को, जो भी जिस टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं उसे गहराई से समझ रहे हैं। साक्षात्कार के प्रश्नों को वास्तविक समय में समायोजित किया जाता है, यानी रियल टाइम डेटा इकट्ठा किया जाता है। एक तरीके से इंटरव्यू भी चल रहा है तो रियल टाइम उसमें डेटा हम इकट्ठा करेंगे। अनुसंधान की दिशा को एक नए डेटा के अनुसार बदला जा सकता है, ठीक है। मानवीय अनुभव पर आधारित डेटा अधिक प्रभावशाली होता है, यानी अगर हमें लोगों के एक्सपीरियंस के बेस पे डेटा मिल जाए, कोई भी हम किसी भी चीज पे सर्च कर रहे हैं, जैसे गरीबी का टॉपिक है, अगर वहाँ लोगों से बात करके पता चल रहा है कि क्या कारण है गरीबी का या किस वजह से चीजें हो रही हैं, तो यानी अगर हमें रियल थॉट्स मिल जाए, रियल एक्सपीरियंस मिल जाए, ह्यूमन एक्सपीरियंस मिल जाए, तो वो डेटा ज्यादा इफेक्टिव होता है। अध्ययन की जटिलताओं को उजागर करने में सहायक है। कम मामलों या व्यक्तियों से डेटा एकत्र किया जाता है, जिससे निष्कर्ष पूरे समाज पर लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन दूसरे संदर्भों से स्थानांतरित किए जा सकते हैं। यानी अगर हम छोटे से ग्रुप पे काम कर रहे हैं तो छोटे से ग्रुप के ही हम थॉट पावर लेंगे, लेकिन हम उससे हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर एरिया में क्या चीज चल रही है। लेकिन एक तरीके से हम उससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उससे हम काम कर सकते हैं, उससे हम ट्रांसफर कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ ऐसा हो रहा है तो क्या पता यहाँ भी ऐसा ही हो रहा हो, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ है। इस तरीके से आप फ्लो चार्ट एग्जाम के अंदर बना सकते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड क्या है, केस स्टडी कर सकते हैं हम क्वालिटेटिव में, ठीक है, इन डेप्थ स्टडी, रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे होता है, प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इथनोग्राफिक रिसर्च कर सकते हैं, यानी किसी के सोसाइटी ग्रुप को पढ़ना, कल्चर के बारे में पढ़ना, प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ना, पूरा फोकस ग्रुप बना सकते हैं, वन ऑन वन इंटरव्यू यानी वन ऑन वन इंटरेक्शन, 1-to-1 इंटरेक्शन जैसे करते हैं, तो इस तरीके से इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, जो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है कितने तरीके का होता है, देखो इसलिए पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव को क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है। देखो क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट करना है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले क्वालिटी के बारे में लिखेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में, फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में लिखेंगे, फिर इनका डिफरेंस बताएंगे जैसे अभी हमने पढ़ा है, फिर स्ट्रेंथ बताएंगे, फिर वीकनेसेस बताएंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, है ना, आगे भी कहीं ना कहीं पूछा गया होगा। इसमें एक क्वेश्चन 16 नंबर में पूछ लिया गया है, ठीक है। 2022 में देखते हैं, हाँ देखो ये रहा, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक पूछ ली क्वालिटेटिव की, तो वही तो पढ़ रहे हैं आप। देखो ये रहा टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के प्रकार कितने हैं, तो क्वालिटेटिव रिसर्च हम पढ़ के आगे कि इसमें हम किसी भी इंडिविजुअल के, किसी भी इंसान के या किसी भी टॉपिक पे अगर हम काम करते हैं तो अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंस पे हम काम करते हैं, मीनिंग्स पे हम काम करते हैं, समाज का जो भी प्रोसेस है, सोशल फेनोमेन या सोशल ग्रुप से हम डिस्कशन करते हैं, वन ऑन वन इंटरव्यू होता है। इसमें इसका उद्देश्य ये होता है कि किसी भी टॉपिक को एक नेचुरल तरीके से सोल्व करना, रियल लाइफ सिनेरियो में सोल्व करना, इन डेप्थ उसकी सूझबूझ, उसकी समझ लेना, टॉपिक को समझना। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक और टाइप पढ़ेंगे। तो टाइप क्या, पहला टाइप क्या है, इथनोग्राफी। इथनोग्राफी में हम क्या करते हैं, इथनोग्राफी इन्वॉल्व्स इमर्जिंग द रिसर्चर इन द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट टू अंडरस्टैंड देयर कल्चर, बिहेवियर एंड सोशल इंटरेक्शन। यानी क्या है, नर्वस विज्ञान क्या है, एक शोध विधि है जिसमें शोध करता है। देखो कितने टफ वर्ड होते हैं, है ना। अब पता नहीं हिंदी में आप लोग क्यों हिंदी पे ज़्यादा रेफर करते हैं, इंग्लिश की तरफ जाइए क्योंकि आगे आपका करियर इंग्लिश की तरफ ही होने वाला है। मानो कल आप टीचर बन जाएं तो बच्चे तो अब नए नए जो आ रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम के ही आ रहे हैं या फिर इंग्लिश से टच ही है उनका, तो आप उन्हें प्रॉपर हिंदी में थोड़ी ना पढ़ाएंगे। तो अपने आप को भी थोड़ा शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए।
तो ये एक ऐसी विधि है जिसमें शोधकर्ता प्रतिभागियों के प्राकृतिक वातावरण में खुद को डुबोकर, यानी खुद भी इन्वॉल्व होता है, उनकी संस्कृति को जानना, उनके व्यवहार को जानना, उनके सामाजिक अंतःक्रिया को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, तो उनसे बातचीत करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, उनके थॉट को जानेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस को जानेंगे, उनके बिहेवियर को जानेंगे। तो शोधकर्ता प्रतिभागियों के साथ समय बिताकर उनके अनुभव की गहरी समझ विकसित करता है। ठीक है, यानी उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना और उनके थॉट जान लेना कि उनके मन की बात है क्या, तो वो होती है इथनोग्राफी। फिनोमेनन क्या होता है? फिनोमेनन यानी लाइव एक्सपीरियंस जानना किसी के, इंडिविजुअल के। तो फिनोमेनन क्या है? अनुभववाद उन अनुभव का अध्ययन करता है जो व्यक्ति द्वारा सीधे अनुभव किए जाते हैं, है ना। किसी इंसान से उसकी जर्नी पूछ लीजिए, यानी उसका लाइव एक्सपीरियंस पूछ लीजिए, किसी इंसान से उसका हार्ड वर्क पूछ लीजिए, किसी एंटरप्रेन्योर से हम बात कर रहे हैं, हम बहुत सारे पॉडकास्ट देखते हैं, तो पॉडकास्ट क्या है? वो एक तरीके से फिनोमेनोलॉजी है ना। पॉडकास्ट में क्या है? वो अपनी रियल लाइफ चीजें बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमने ऐसे किया था, तो इसका अध्ययन करते हैं जिसमें लोगों के सीधे अनुभव देखे जाते हैं। तो इसमें शोधकर्ता गहन साक्षात्कार यानी इन डेप्थ इंटरव्यूज लेते हैं, फोकस ग्रुप, फोकस समूह का उपयोग करके प्रतिभागियों द्वारा अनुभव की गई किसी विशेष घटना के सार और अर्थ को उजागर करने का प्रयास करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका पॉडकास्ट ही है। अगर आप देखते हैं तो कभी कभी, है ना, पॉडकास्ट नहीं भी देखते होंगे तो रील आ जाती होंगी आपके पास, रील्स, या फिर यूट्यूब पे छोटे छोटे शॉर्ट्स आ जाते हैं। तो पॉडकास्ट में क्या है? पॉडकास्ट में सब अपना अनुभव ही बताने आते हैं और वो एक तरीके का इंटरव्यू होता है, इन डेप्थ इंटरव्यू। उसमें इंसान बताते हैं कि हमारे साथ क्या घटना हुई थी, क्या पूरे जीवन, मतलब क्या हमारी जर्नी रही। कोई अगर सक्सेस हो जाता है तो वो अपनी सक्सेस जर्नी बताता है, कोई फेलियर किसी को मिलता है तो वो अपने फेलियर्स बताते हैं। तो इसका मुख्य फोकस क्या है? व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर, भावनात्मक अनुभव पर होता है। ठीक है। अब फोर्थ है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी क्या है? इज एन अप्रोच दैट एम्स टू डेवलप थ्योरीज और कंसेप्ट बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड। यानी ग्राउंडेड थ्योरी वह शोध दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य डेटा के आधार पर सिद्धांतों या फिर अवधारणाओं का विकास करना है। ओ ये क्या हुआ? ठीक है, जिसमें थ्योरीज और कंसेप्ट बिल्ड होते हैं। इसमें शोधकर्ता क्या है? डेटा का निरंतर विश्लेषण करता है, देखता रहता है और फिर कंपेयर करता है उस पैटर्न को, श्रेणियों को और आपसी संबंध खोजता है जिनका उपयोग क्या है? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाने के लिए किया जाता है, पूरी थ्योरी जनरेट करने के लिए किया जाता है। केस स्टडी में क्या होता है? इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, पूरा ग्रुप ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। रिसर्चर कलेक्ट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डेटा, अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग सोर्स से डेटा इकट्ठा करता है, जैसे कि इंटरव्यू के द्वारा, ऑब्जर्व करके, या फिर किसी डॉक्यूमेंट से, या फिर आर्टिफैक्ट, जिससे कि एक ओवरऑल समझ मिल जाए। जब एक तरह की, सुनो, एक इंसान से बात करते हैं तो उसे उसके बारे में उतना ही पता चलता है जितना हम उससे बात कर रहे हैं, लेकिन उसी इंसान के बारे में अगर 10 इंसानों से पूछा जाए तो वो एक तरीके से केस स्टडी होती है, क्योंकि वो उसकी वीकनेसेस भी बताएंगे, वो उसके स्ट्रेंथ यानी स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी बताएंगे। तो इसी तरीके से केस स्टडी है। इसमें अगर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग गेन करनी है, डेवलप करनी है, तो इंटरव्यूज भी लेंगे, कराएंगे, ऑब्जर्वेशन भी करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे, आर्टिफैक्ट्स भी करेंगे, इवेंट्स भी करेंगे और ग्रुप ऑर्गेनाइज भी करेंगे, सारी चीजों पे काम करेंगे जिससे कि एक समग्र व्यापक समझ बन सके। तो केस स्टडी क्या है? रिच एंड डिटेल्ड इंसाइट, यानी पूरी समृद्ध डेटा इकट्ठा करके देती है। ठीक है, जिस भी टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं। नैरेटिव रिसर्च क्या होता है? कथानक अनुसंधान। देखो हिंदी में थोड़ी बहुत हो सकता है अलग, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने तो गूगल ट्रांसलेशन किया है, बुक से देख के किया है, इधर उधर एक्सप्लोर करके किया है, तो हिंदी में बहुत कम चीजें मिलती हैं। हिंदी में बहुत बार इंग्लिश के वर्ड को ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं, तो आप लोग देख लेना जो हिंदी में पढ़ते आ रहे हैं। तो नैरेटिव रिसर्च का फोकस होता है फोकस ऑन एक्सप्लोरिंग एंड एनालाइजिंग पर्सनल स्टोरीज एंड नैरेटिव शेयर्ड बाय इंडिविजुअल, यानी इस शोध विधि में व्यक्तिगत कहानी और जीवन अनुभव का अध्ययन किया जाता है। शोधकर्ता साक्षात्कार या लिखित कथाओं के माध्यम से लोगों की कहानियां इकट्ठा करता है। ठीक है, यानी किसी भी इंडिविजुअल से पर्सनली मिलना और उससे उसकी कहानी पूछना, या वो अपने जीवन की बातें बता रहा है कि मेरा जीवन इस तरीके से था, इतने हर्डल्स आए थे, इतने स्ट्रगल्स मैंने किए, मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ। जैसे क्या बोलते हैं, अर्थ से फर्श तक का सफ़र, वो जीरो से बिल्कुल हाई लेवल पे जा रहा है, कोई एंटरप्रेन्योर बन रहा है, तो वो अपने जीवन की सारी कहानी बना रहा है कि बता रहा है कि मैं पहले झुग्गी झोपड़ी में रहता था, इतना गरीब था, फिर मैंने ये किया वो किया, आज मैं यहाँ हूँ। तो यानी अपनी पूरी व्यक्तिगत कहानी बता रहा है, पूरे जीवन का अनुभव बता रहा है, तो उसे हम नैरेटिव रिसर्च बोलते हैं। अगर हम पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल की पर्सनल स्टोरीज को देखें, ठीक है, लेकिन देख कैसे सकते हैं आप? डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? इंटरव्यूज के द्वारा, या कोई रिटन अकाउंट हो, या एग्जामिन कर सकते हैं। इस तरीके से किसी की स्टोरी को देख सकते हैं, उनमें निहित संरचना, सामग्री और अर्थ का विश्लेषण करता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च की?
भाई क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, नेचुरल सेटिंग में तो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी रियल सिनेरियोज में। तो प्राकृतिक परिवेश, तो गुणात्मक शोध आमतौर पर कक्षा, समुदाय या संगठन जैसे प्राकृतिक स्थानों में किया जाता है ताकि घटनाओं की जटिलता और गहराई को समझा जा सके। यानी ये एक रियल एप्लीकेशन होती है, यानी रियल सिनेरियोज होना चाहिए, है ना। इंडक्टिव अप्रोच इसमें हम फॉलो करते हैं, तो मीनिंग दैट थ्योरीज एंड कंसेप्ट आर डेवलप्ड फ्रॉम द डेटा रेदर देन बीइंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड। इट अलाउज न्यू इनसाइट्स एंड अंडरस्टैंडिंग टू इमर्ज फ्रॉम द रिसर्च प्रोसेस। यानी गुणात्मक शोध क्या है, अक्सर आगमनात्मक पद्धति का पालन करते हैं। इंडक्टिव क्या होता है कि हम पहले एग्जाम्पल्स के थ्रू जा रहे हैं, किसी इंसान की जीवनी देख रहे हैं, किसी इंसान की कहानी देख रहे हैं, फिर उसके बाद उस पर फॉर्मूला हम क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, इसका जैसा अर्थ है कि सिद्धांत और अवधारणा डेटा से उत्पन्न होती है, ना कि पहले से निर्धारित की जाती हैं। कि पहले कोई निर्धारित थोड़ी हो जाएंगे, पहले उसमें फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, पहले एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो नए विचारों और समझों को विकसित करने की अनुमति देता है। सब्जेक्टिविटी एंड इंटरप्रिटेशन, यानी व्यक्तिपरक और व्याख्या। तो इस शोध में यह स्वीकार किया जाता है कि ज्ञान और समझ व्यक्तिगत होती है। व्यक्तिगत यानी जैसे मैं हूं तो मेरे थॉट कुछ और हो सकते हैं, आपके थॉट कुछ और हो सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे लेके, कोई भी एक पर्सनल टॉपिक ले लीजिए, किसी भी तरीके का कोई टॉपिक है, या घर में भी हम बातचीत करते हैं, तो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, सबके अपने अपने ज्ञान होते हैं, सबकी अपनी अपनी समझ होती है, सबकी थॉट पावर अलग होती है। तो इन्होंने कहा है कि ज्ञान और समझ व्यक्तिगत होती है, यानी सबकी अलग होती है। तो शोधकर्ता स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वग्रह से अवगत करते हुए डेटा की व्याख्या करता है। ठीक है। रिच एंड डिटेल्ड डेटा, यानी विस्तृत और गहन डेटा। तो गुणात्मक शोध साक्षात्कार, अवलोकन, फील्ड नोट्स और दस्तावेजों जैसी विभिन्न विधियों के माध्यम से विस्तृत डेटा उत्पन्न करता है। पूरा डिटेल्ड डेटा इकट्ठा करेंगे इंटरव्यूज के द्वारा, अवलोकन के द्वारा, फील्ड नोट के द्वारा। ये डेटा क्या है, जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो हम रिसर्च कर रहे हैं, उसमें काम आएगी। फ्लेक्सिबिलिटी, ये इसकी विशेषताएं चल रही हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, तो लचीला और अनुकूलनशील। तो गुणात्मक शोध पद्धतियां लचीली भी होती है और अनुकूलनशील भी होती हैं। आप देखो लचीली कैसे होती हैं। मैंने किसी इंसान से बात की तो उसने अपने थॉट्स बताए या अपने बारे में वो बता रहा है, कोई भी टॉपिक है उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन उससे अगर हम 1 महीने बाद मिले तो वो चेंज भी तो हो सकती है उसकी बातें, है ना। तो जहाँ चेंज करने की जरूरत है वहाँ चेंज भी किया जा सकता है। फिर हमने दूसरे इंसान से बात की उसी टॉपिक पे, तो उसके थॉट्स कुछ और मिले, तो हम अपने जो प्रोसेस है उसमें चेंज कर सकते हैं, या फिर सामने वाला भी चेंज हो सकता है। यानी प्रॉपर ये जो पूरा प्रोसेस है लचीला है, जिससे शोधकर्ता नए विचारों और दिशाओं के अनुसार अपने दृष्टिकोण को समायोजित कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है ना। किसी इंसान से हमने पूछा कि गरीबी क्यों आ रही है, तो उनके घर में ड्रिंक कर रहा था, वो जो घर का मेन पावर था, मेन इंसान था, तो वो ड्रिंक कर रहा था, तो सारा कुछ उसने ड्रिंक में सारा खत्म कर दिया, तो उनके घर में इस वजह से गरीबी आ गई। फिर जो रिसर्चर था फिर दूसरे घर में गया तो वहां देखा तो बीमारी की वजह से गरीबी आ रही थी, कि जितना पैसा था वो बीमारी में लग गया, सब कुछ इधर उधर चला गया, बिक गया, सब हॉस्पिटल्स के बिल्स में चला गया। फिर अगले घर में गए तो पूछा बीमारी का कारण क्या है, तो काम नहीं करता है, पूरे दिन घर में रहते हैं। तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। एम्फेसिस ऑन पार्टिसिपेंट्स वॉइस, यानी प्रतिभागियों की आवाज पर जोर। तो इस शोध में प्रतिभागियों के अनुभव दृष्टिकोण को अधिक महत्व दिया जाता है और उन्हें व्यक्तिगत अर्थ और व्याख्याओं को समझने का प्रयास करता है। ठीक है। तो इन विशेषताओं के कारण गुणात्मक सोच जटिल घटनाओं की गहरी पड़ताल, नई समझ विकसित करने और सामाजिक एवं मानव विज्ञान विषयों पर विस्तृत अंतर्दृष्टि प्रदान करने में सक्षम होता है। ये था पूरा क्वालिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक और टाइप्स। अब फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच इन क्वालिटेटिव रिसर्च, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। गुणात्मक अनुसंधान के प्रश्नात्मक। ठीक है, देखो कितना टफ वर्ड है, मत करो हिंदी की तरफ, इंग्लिश की तरफ शिफ्ट हो जाइए। तो फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच क्या है, जो ये फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच है, ये गुणात्मक अनुसंधान पद्धति है, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, जो कि फोकस किस पे करता है, समझ पे, किसी भी इंडिविजुअल के लाइव एक्सपीरियंस पे, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, कैसे वो समझ रहा है, क्या चीज वो बता रहा है ना। जैसे अभी मैं बता रही थी कि पॉडकास्ट सब अपना लाइव एक्सपीरियंस बताते हैं। जैसे आपने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, भूतों के बारे में बताते हैं कि हमारा लाइव एक्सपीरियंस था, हमारी आंखों देखी बात थी, या किसी भी कोई भी सिनेरियो को बताते हैं कि मेरे आंखों के सामने ये चीज़ हुई थी, तो वो लाइव एक्सपीरियंस होता है। इट सीक्स टू एक्सप्लोर हाउ पीपल परसीव एंड इंटरप्रेट एंड मेक सेंस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, यानी कैसे लोग सोचते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे वो कोई चीज़ को परसीव करते हैं, कैसे वो इंटरप्रेट करते हैं, कैसे वो अपनी समझ बनाते हैं, कैसे वो एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं। इन सारी चीज़ों पे काम किया जाता है, किसमें, फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा, रिसर्च के द्वारा।
ये मेथड बहुत ही बड़ा है, बहुत ही वाइड है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फील्ड आ जाते हैं। जैसे साइकोलॉजी में भी ये काम आता है, सोशियोलॉजी में भी, एजुकेशन में भी, जिससे कि ह्यूमन बिहेवियर और उनके इमोशंस की एक गहरी समझ बन सके कि मानव का व्यवहार कैसा है, कैसे उसके संवेग हैं। अब इसका एम क्या है, जो फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच है, इसके एम क्या है? तो इसका एम है टू डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल विद एन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। किसी भी संदर्भ में किसी भी इंसान के जो पहलू हैं, जो थॉट्स हैं, जो पर्सपेक्टिव हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको समझना, उसके बारे में गहरी समझ विकसित करना। इट सीक्स टू अनकवर द एसेंशियल फीचर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज एक्सपीरियंस, यानी यह इन अनुभव की आवश्यक विशेषता और संरचनाओं को उजागर करने का प्रयास करता है। डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं? डेटा कलेक्ट करेंगे इन डेप्थ इंटरव्यूज के द्वारा, पार्टिसिपेंट के ऑब्जर्वेशन के द्वारा, या और भी मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, जाके बात कर सकते हैं, केस स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से डेटा वो करते हैं कलेक्ट। ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड प्रॉम्प्ट्स आर यूज्ड टू एनकरेज पार्टिसिपेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्सपीरियंसेस एंड प्रोवाइड रिच डिस्क्रिप्शन। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? जो जिनके जवाब एक से ज्यादा होते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछा तो उसके एक से ज्यादा जवाब अगर कोई दे रहा है, तो खुले प्रश्न और संकेतों का उपयोग प्रतिभागियों को अपने अनुभव पर विचार करने और विस्तृत वर्णन देने के लिए प्रेरित करने हेतु किया जाता है। यानी उनसे सवाल इस तरीके के किए जाते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा जवाब दे सकें, उनके अंदर से बातें निकल सकें। एनालिसिस क्या है? एनालिसिस यानी फिनोमेना में एनालाइज करेंगे एक सिस्टमैटिक और इटरेटिव प्रोसेस के द्वारा बाय एनालाइजिंग डेटा टू आइडेंटिफाई रिकरिंग थीम्स, पैटर्न्स एंड अंडरलाइंग मीनिंग विद इन पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंस। यानी इसमें क्या है? एक व्यवस्थित और एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया जिसमें डेटा का अध्ययन किया जाता है ताकि उसमें उपस्थित पुनरावृत्ति वाले विषयों, पैटर्न और प्रतिभागियों के अनुभव में निहित अर्थ की पहचान की जा सके। शोधकर्ता इसमें क्या है? थीमेटिक यानी थीम एनालिसिस से काम करेगा, यानी एक विश्लेषण करेगा पूरे जो प्रोसेस है उसका। फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन और सतत यानी कांस्टेंट कंपैरिजन करेगा। जैसे दो लोगों से बात करी तो एक से बात करी, पूरी उसकी बात ली कि क्या इसका एक्सपीरियंस है, क्या इसके मन में है, फिर दूसरे इंसान से बात की, उनसे कंपेयर करना, पूरे प्रोसेस के थ्रू जाना। फाइंडिंग्स क्या है? फाइंडिंग्स ऑफ फेनोमेनोलॉजिकल स्टडी टिपिकली इंक्लूड रिच डिस्क्रिप्शन एंड थीमेटिक इंसाइट, यानी एक समझ प्रदान करना उनके एक्सपीरियंसेस के द्वारा। तो यही तो फाइंडिंग्स आएंगी। फाइंडिंग्स निकल के क्या आएंगे कि लोगों के थॉट हमने जान लिए, उनके एक्सपीरियंसेस हमने जान लिए, उनकी समझ हमने जान ली। तो इसका गोल क्या है? गोल इज टू कैप्चर द एसेंस ऑफ फेनोमेना एंड प्रोवाइड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्टिव रियलिटीज ऑफ इंडिविजुअल, यानी लोगों को गहराई से जानना, एक सच्चाई जानना समाज की, सोसाइटी की, कल्चर की। मेरिट्स क्या है फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच की? तो डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। भाई जब हम लोगों से जाके मिलेंगे तो हमें डेटा भी इकट्ठा होगा, लोगों की समझ मिलेगी, क्या लोग सोचते हैं, क्या उनके अनुभव हैं, कैसे उनके इमोशंस हैं। ऑथेंटिसिटी यानी उनके रियल लाइफ पर्सपेक्टिव को हम कैप्चर्स कर सकते हैं। और एलो पार्टिसिपेंट टू एक्सप्रेस देयर थॉट इन देयर ओन वर्ड्स, यानी किसी पे कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि हम तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हैं, बस उनसे ऐसे ही बातचीत करते रहते हैं। जैसे हम किसी इंसान से बात करते हैं तो वो अपनी बातें बता रहा है, तो इस तरीके से वो फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो इससे क्या है? रियल लाइफ पर्सपेक्टिव, रियल लाइफ डेटा इकट्ठा हो जाता है। होलिस्टिक पर्सपेक्टिव यानी हमारा जो एम रहता है डेटा इकट्ठा करने का, वो ओवरऑल रहता है कि हम एक इंसान की या किसी भी इंडिविजुअल की या जिस कंटेक्स्ट में हम काम कर रहे हैं उसकी एक समग्र समझ हम ले सकें। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि भाई एक इंसान से हमने पूछा, दूसरे से पूछ रहे हैं तो फ्लेक्सिबल हो सकता है, कोई एक कुछ बता रहा है, दूसरा कुछ बता रहा है। तो इसमें अनुमति रहती है कि ओपन एंडेड हम एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई रिजिड फ्रेमवर्क नहीं होता, किसी भी तरीके की कोई रूल रेगुलेशन या लिमिटेशंस नहीं होती। यूजफुल इन सेंसिटिव रिसर्च एरियाज, जैसे कि हम इसे स्टडी में इफेक्टिव फॉर स्टडिंग पर्सनल, इमोशनल और सोशल इश्यूज वेयर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मे नॉट बी एप्रोप्रिएट, यानी ऐसी जगह हम यूज कर सकते हैं जहाँ पे क्वांटिटेटिव मेथड नहीं चलता या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं चलता। वहां सिर्फ हम एक्सप्लोर ही कर सकते हैं, इन डेप्थ लोगों से पूछ सकते हैं, केस स्टडी कर सकते हैं, किसी के पर्सनल व्यू ले सकते हैं, इमोशनली किसी से बातें कर सकते हैं, सोशल इश्यूज पे काम कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है? इसकी सीमाएं क्या है? सब्जेक्टिविटी यानी डेटा जो इंटरप्रेट होगा मे बी इन्फ्लुएंस बाय द रिसर्चर्स पर्सनल बाय, भाई क्या पता रिसर्चर के खुद के थॉट कुछ और हो, है ना, या फिर वो उन्हें किस तरीके से ले रहा है। जैसे कोई भी पिक्चर है तो हम 4 लोगों से पूछ रहे हैं कि आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं, तो सबका देखने का तरीका अलग होता है, तो सबका पर्सनल बायस अलग होता है। तो ये रिसर्चर का जो पर्सनल बायस है उससे प्रभावित हो सकता है, तो ये सब्जेक्टिविटी है इसकी। दूसरा क्या है? लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी, यानी फाइंडिंग्स आर स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल एक्सपीरियंस में नॉट बी ब्रॉडली एप्लीकेबल, यानी हम एक इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, चेंज भी तो हो सकता है, वो क्या पता वो सारी बात नहीं बता रहा हो।
टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हम ग्राउंड लेवल पे जाके काम करेंगे, एक एक इंसान से पूछेंगे, उनके लाइव एक्सपीरियंस जानेंगे, तो पूरा जीवन निकल जाएगा लोगों से बात करने में। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। जब डेटा इकट्ठा करेंगे उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। डिफिकल्टी इन रेप्लिकेशन, यानी सिंस एक्सपीरियंस आर पर्सनल एंड कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, रेप्लिकेटिंग रिजल्ट इज चैलेंजिंग, यानी अगर एक जैसी बात हो गई, रेप्लिकेटिंग रिजल्ट आए तो वो एक दुविधा वाली बात हो जाती है। स्मॉल सैंपल साइज, यानी इसमें सैंपल साइज पे ही काम करना पड़ेगा। भाई एक दिन में हम 20 लोगों को या 50 लोगों को भी कवर नहीं कर सकते। अगर 50 लोगों से हम एक 2 घंटा बात करें, देखो 5 मिनट में तो बात होती नहीं है। 5 मिनट में तो सिर्फ हम एक स्टैटिक उनकी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। अगर हमें किसी इंसान को डीप जानना है तो 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे एक इंसान को देने होंगे, ठीक है, 4 आवर तो कम से कम देने होंगे। तो यानी सैंपल साइज पे ही हम इसमें काम कर सकते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद भी जो ये फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच है, ये वैल्यूएबल मेथड है, जिससे हम किसी के एक्सपीरियंस को इन डेप्थ जान सकते हैं, समझ विकसित कर सकते हैं, उनकी रियलिटीज जान सकते हैं। अब है नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी अप्रोच इन क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी गुणात्मक अनुसंधान में प्रकृतिकवादी। नेचुरल इंक्वायरी देखते हैं, नेचुरल इंक्वायरी अप्रोच क्वालिटेटिव रिसर्च में। अब तक हमने क्या देखा, फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच, बिल्कुल उसके जैसी सी है, नेचुरलिस्टिक है। नेचुरलिस्टिक नाम से ही जुड़ी हुई है नेचर से, यानी प्राकृतिक तरीके से। तो नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी वो होती है क्वालिटेटिव रिसर्च में जो कि जिसमें हम अध्ययन करते हैं एक नेचुरल सेटिंग में, रियल लाइफ एनवायरनमेंट में। किसमें? रियल लाइफ एनवायरनमेंट में। रियल लाइफ एनवायरनमेंट में हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, बिना किसी मैनिपुलेशन के, बिना किसी कंट्रोल के, यानी ना तो वो डेटा हमें कंट्रोल करना है, ना वो डेटा हमें चेंज करना है। सिर्फ रियल लाइफ चीज़ें होनी चाहिए। जैसे बात कर रहे हैं तो रियल है, उसमें कोई कटपीट नहीं। जैसे आजकल पॉडकास्ट में क्या होता है, पॉडकास्ट वैसे तो रियल है बिल्कुल, लेकिन उसमें एडिटिंग कर देते हैं बहुत ज़्यादा। क्या करते हैं? एडिटिंग कर देते हैं। जो कोई भी बात इस तरीके की इंसान बोल रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग काट भी तो सकते हैं, उसमें से उस पोर्शन को कट कर सकते हैं ना, जब ट्रिम होती है वीडियो। तो यानी इसमें हमें क्या करना है, नेचुरल सेटिंग में काम करना है। इट एम्फेसाइज अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी किस चीज पे जोर देता है कि किसी इंसान को गहराई से समझना, उसके व्यवहार को समझना। सोशल इंटरेक्शन, यानी समाज में अंतःक्रिया करना। इसका गोल है टू एक्सप्लोर हाउ पीपल इंटरेक्ट, मेक सेंस ऑफ देयर वर्ल्ड विद इन रियल लाइफ कंटेक्स्ट, यानी इसका सिर्फ लक्ष्य यही है कि लोग कैसे एक्सप्लोर करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे वो रहते हैं, क्या उनका संदर्भ है रियल लाइफ कंटेक्स्ट में, कैसे वो अपनी समझ क्रिएट करते हैं पूरे संसार के प्रति, लोगों के प्रति। की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट में होगा, रियल सेटिंग में होगा, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव पे काम करेगा, यानी ओवरऑल तरीके से काम करेगा, इंडक्टिव रीजनिंग इसमें लगेगी, जो सारी चीजें पीछे थी वही एक तरीके से ऐसी की ऐसी हैं। पार्टिसिपेंट सेंटर्ड, यानी इंडिविजुअल सेंटर्ड रहेगा। हम हर एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव को जानेंगे, हर एक के एक्सपीरियंस को जानेंगे। इमरजेंट डिजाइन इन रिसर्च मेथड इवॉल्व्स एज न्यू इनसाइट इमर्ज ड्यूरिंग द स्टडी, नई नई थॉट पावर हमें मिलेंगी, नई नई सूझबूझ हमें मिलेंगी, नई नई चीजें हमें मिल सकती हैं। मल्टीपल डेटा सोर्स, बहुत सारे स्रोत से हम डेटा लेंगे, जैसे ऑब्जर्वेशन के द्वारा, इंटरव्यूज के द्वारा, फील्ड नोट्स के द्वारा, डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा। मेथड्स कौन कौन से यूज होंगे? पार्टिसिपेंट, जो जिन लोगों से साथ हम काम कर रहे हैं, जिनका हमें डेटा उठाना है, उन लोगों के ऑब्जर्वेशन। दूसरा इन डेप्थ इंटरव्यूज, यानी इंटरव्यूज लेंगे, डॉक्यूमेंट एनालिसिस करेंगे, और फील्ड नोट जो बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, मल्टीपल डेटा सोर्स। तो यहाँ ये मेथड है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इन डेप्थ इंटरव्यूज कराएंगे, डॉक्यूमेंट्स को एनालिसिस करेंगे, रिकॉर्ड्स को उनके देखेंगे, फील्ड नोट करेंगे। मेरिट्स क्या है कि इससे हमें बहुत रिच डेटा मिलेगा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेटा मिलेगा, लोगों की समझ मिलेगी, यानी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है किसी भी इंसान के अनुभव की, उसके व्यवहारों की। इकोलॉजिकल वैलिडिटी, यानी फाइंडिंग्स आर मोर एप्लीकेबल टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन, जो हमारी फाइंडिंग्स निकल के आएंगी, जो हमारा डेटा निकल के आएगा, वो रियल वर्ल्ड सिचुएशन में रहेगा, नेचुरल सेटिंग से डराइव होगा। फ्लेक्सिबिलिटी इन रिसर्च डिजाइन, यानी चेंज कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं। कैप्चर कॉम्प्लेक्सिविटी, यानी एक्नॉलेज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ वेरिएबल रेदर देन आइसोलेटिंग देम, यानी हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ना कि अलग अलग कर दें सारी चीजों को। पार्टिसिपेंट एम्पावरमेंट, जिस इंसान से हम बात कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, वो भी सशक्त हो जाएंगे। गिव वॉइस टू पार्टिसिपेंट्स एंड वैल्यूड देयर लाइव एक्सपीरियंस, यानी कोई अपनी गाथा बता रहा है, पूरे जीवन की कहानी बता रहा है, तो उसे हम थोड़ी वैल्यू भी देंगे, एक तरीके से उसे स्ट्रेंथ भी करेंगे, उसे एम्पावर भी करेंगे।
डिमेरिट्स क्या है, वही सेम बात है कि भाई अगर हम इस तरीके के काम कर रहे हैं, पीछे से क्वालिटेटिव रिसर्च में हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि टाइम कंज्यूमिंग है। सब्जेक्टिविटी और बायस, रिसर्चर का जो पर्सपेक्टिव है वो अलग हो सकता है। जो खोज करने वाला है पता नहीं उसका कैसा पर्सपेक्टिव है, कैसा उसका दिमाग है, कैसी उसकी थॉट पावर है, मॉडर्न है, कैसा है, ट्रेडिशनल है। लैक ऑफ जनरलाइजेबिलिटी, यानी जनरल नहीं कर सकते हम चीजों को। तो फाइंडिंग्स आर कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, मे नॉट अप्लाई टू अदर सेटिंग। एक एरिया की हमने रिसर्च करी तो दूसरे एरिया में थोड़ी ना अप्लाई कर देंगे। डिफिकल्टी इन रेप्लिकेशन, यानी ईच नेचुरलिस्टिक स्टडी इज यूनिक, यानी हर एक स्टडी यूनिक होती है। जैसे बागपत की स्टडी कर रहे हैं, बागपत को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, तो बागपत की अलग हो गई। नोएडा की, उसमें नोएडा में थोड़ी अप्लाई कर देंगे तो नोएडा की फिर दोबारा से करनी पड़ेगी। इथिकल कंसर्न, यानी ऑब्जर्विंग रियल लाइफ सेटिंग में रेज प्राइवेसी एंड कंसेंट इश्यूज, यानी बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो प्राइवेसी भी उनकी एक तरीके से आहत पहुंच सकती है ना, तो इथिकल कंसर्न भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी चर के हेरफेर में डिग्री के अनुसार अनुसंधान। तो इसमें 3 तरीके के हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या करेंगे, साइंटिफिक मेथड्स और गाइडलाइंस के थ्रू एक्सपेरिमेंट करेंगे, जहां हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट करते हैं प्रोसेस को, फेनोमेनन के द्वारा जो वेरिएबल्स हैं उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स 2 होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। मेन वेरिएबल 2 होते हैं, बाकी कंफाउंडिंग वेरिएबल भी होता है। वेरिएबल यानी जिसमें एक में बदलाव कर सकते हैं और दूसरे पे इफेक्ट देख सकते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकते हैं, घुमा फिरा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि एंजाइटी को ध्यान में रखते हुए बच्चों का एकेडमिक अचीवमेंट देखना है, तो हम किस चीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एंजाइटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंजाइटी क्या है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, तो यानी उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका इफेक्ट दूसरे पे देखने के लिए कि अगर एंजाइटी ज्यादा है तो रिजल्ट बिगड़ जाएगा, अगर एंजाइटी कम है तो भी एकेडमिक अचीवमेंट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस जो ये प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में हम कंट्रोल ग्रुप को मेजर करते हैं गाइडलाइंस के द्वारा और साइंटिफिक मेथड्स के द्वारा। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि रैंडमली हम ट्रायल स्टडी करेंगे फॉर मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स और ह्यूमन सब्जेक्ट, यानी किसी भी इंडिविजुअल पे या ऑल ओवर ह्यूमन बीइंग पे जो कोई भी नई ड्रग आई है, नई दवाई आई है, उसका इफेक्ट देखने के लिए, ठीक है। अब इसमें मैनिपुलेट क्या कर सकते हैं हम, इसमें मैनिपुलेट हम जो ह्यूमन सब्जेक्ट है उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस एज पे देना है, कितने एज वालों को देना है, बीपी वालों को देना है, शुगर वालों को देना है, इस तरीके से। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करेंगे, सिर्फ डायरेक्टली ऑब्जर्व करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो इसे हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे। इसका फोकस रहता है एनालिसिस ऑफ द फिनोमेना नेचुरल कंटेक्स्ट में, सिर्फ हम ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे पूरे प्रोसेस को। इसमें रिसर्चर डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करता, बट लिमिट देयर इन्वॉल्वमेंट टू मेजर द वेरिएबल, सिर्फ वेरिएबल को मेजर करना चाहता है, देखना चाहता है। ड्यू टू इट्स ऑब्जर्वेशनल नेचर इट इज ऑफन यूज्ड इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और इसके ऑब्जर्वेशनल नेचर की वजह से इसे हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए, आई स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑन द यूज ऑफ केमिकल सब्सटेंस इन पर्टिकुलर पॉपुलेशन ग्रुप टू बी कंसिडर्ड एज अ नॉन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, या नॉन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, यानी जैसे कि हम केमिकल्स, इतना खाद डालते हैं, इतनी केमिकल्स डालते हैं अपने खेतों में, तो उसका इफेक्ट देखने के लिए, यानी उसका इफेक्ट सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि लोगों पे उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है ना, बस। क्वासी एक्सपेरिमेंट यानी अर्ध प्रयोगिक, यानी आधा एक्सपेरिमेंट, एक तरीके से आधा मतलब थोड़ा किया थोड़ा नहीं किया, तो यानी इट कंट्रोल्स ओनली सम वेरिएबल्स ऑफ द फेनोमेना, ये कुछ ही वेरिएबल्स को कंट्रोल करेगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान, एंड इज देयरफॉर नॉट एंटायरली एक्सपेरिमेंटल, यानी पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल नहीं है, कुछ ही वेरिएबल्स को कुछ ही कोई कंट्रोल करेगा। इन दिस केस द स्टडी एंड द फोकस ग्रुप कैन नॉट बी रैंडमली सेलेक्टेड, यानी इस केस में जो स्टडी है, जो फोकस ग्रुप है, जिस टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं उसे रैंडमली सेलेक्ट नहीं करेंगे, बट आर चूजन फ्रॉम एग्जिस्टिंग ग्रुप और पॉपुलेशन, जो पहले से ग्रुप है, जो पहले से पॉपुलेशन है, उसमें से चूज करेंगे। This is to ensure the collect data is relevant and the knowledge, perspective and opinions of the population can be incorporated into the study। जो हम स्टडी कर रहे हैं उससे मिला जुला होना चाहिए, उनकी नॉलेज भी, उनके पर्सपेक्टिव भी, उनके ओपिनियन भी, जिस पॉपुलेशन को हम ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन मेजर इन रिड्यूसिंग द स्प्रेड ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, यानी एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया के प्रसार को कम करने के लिए किसी हस्तक्षेपात्मक उपाय की प्रभावशीलता का आकलन करना, ठीक है।
अब अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस के आधार पे डिडक्टिव इन्वेस्टिगेशन और इंडक्टिव इन्वेस्टिगेशन और हाइपोथेटिक और डिडक्टिव इन्वेस्टिगेशन। डिडक्टिव क्या होता है, जब हम किसी जनरल लॉज के द्वारा, फॉर्मूले के द्वारा हम किसी एग्जाम्पल तक जाते हैं, सॉल्यूशन तक जाते हैं। तो इस तरीके की रिसर्च में रियलिटी इज एक्सप्लेन्ड बाय जनरल लॉज दैट पॉइंट टू सर्टेन कंक्लूजन, यानी हम क्या कर रहे हैं, लॉज से कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, डिडक्टिव इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे। इंडक्टिव इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, जब हम एग्जाम्पल के थ्रू रूल पे जा रहे हैं, यानी नॉलेज जनरेटेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन टू अचीव अ जनरलाइजेशन, यानी ऑब्जर्वेशन से जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक डेटा टू डेवलप न्यू थ्योरीज, यानी इसके बेसिस पे हम डेटा कलेक्ट करेंगे और नई नई थ्योरीज को डेवलप करेंगे। हाइपोथेटिक और डिडक्टिव इन्वेस्टिगेशन क्या है, यानी इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्विंग रियलिटी टू मेक अ हाइपोथेसिस, यानी रियलिटी को ऑब्जर्व करेंगे जिससे कि एक परिकल्पना हम लगा सके, फिर उसके बाद उसमें डिडक्शन लगाएंगे। डिडक्शन यानी पहले लॉज देखेंगे, पहले रूल देखेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल पे जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू द टाइम इन विच इट इज कैरिड आउट, यानी समय के आधार पर अनुसंधान। देखो आपको जितने याद रहे उतने एग्जाम के अंदर लिख देना, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, मैंने पूरा प्रॉपर इसलिए लिखा है ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाए कि कितनी तरीके की रिसर्च और किस किस के आधार पे होते हैं। पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी और दूसरा है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ओ ये क्या हो गया, longitudinal study and it is a monitoring of same event, individual और group over a defined period of time, यानी एक पीरियड, एक अंतराल में, एक समय अंतराल में, जैसे एक ही ग्रुप को या एक ही इंडिविजुअल को बार बार मॉनिटर करना है। यानी कोई ग्रुप हमने देख लिया, कोई 10 बच्चों का ग्रुप हमने ले लिया और बार बार हम उसी पे ही रिसर्च कर रहे हैं, बार बार हम उसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बार बार उसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी को मॉनिटर कर रहे हैं। इट एम्स एट ट्रैक चेंजेस इन नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड सी हाउ दे इवॉल्व ओवर टाइम। जैसे कि आपको किसी सोसाइटी को देखना है, जैसे किसी गांव को देखना है कि इस 15 सालों में इस गांव के अंदर क्या बदलाव आया। ठीक है, इन 15 सालों में इस गांव के अंदर क्या बदलाव आया, तो वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होगी, है ना। अब आप अपने आसपास देख सकते हैं, या आप खुद को भी देख सकते हैं कि 15 साल के अंदर मेरे अंदर क्या बदलाव आया, या मेरी फैमिली के अंदर क्या बदलाव आया, या ओवरऑल जिस एरिया में मैं रहता हूँ 15 साल में इसमें क्या बदलाव आया, लोगों के बीच में, कंस्ट्रक्शन में, ओवरऑल सारी चीजों में। तो ये मेडिकल में भी यूज होता है, ये साइकोलॉजी में भी यूज होता है और सोशल एरियाज में भी यूज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ कोहॉर्ट स्टडी दैट एनालाइज चेंजेस इन पर्टिकुलर इंडिजीनियस पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, यानी जो आदिवासी जनसंख्या 15 वर्षों की अवधि में उनके अंदर कितने परिवर्तन हुए, क्या क्या परिवर्तन आए, तो इस पे अध्ययन करना, तो वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होगी। क्रॉस सेक्शनल क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन इज यूज्ड टू ऑब्जर्व फेनोमेना अ इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ रिसर्च सब्जेक्ट एट अ गिवन टाइम। फॉर एग्जांपल अ हेल्थ डिपार्टमेंट वांट टू नो हाउ मेनी एडल्ट्स इन सिटी, यानी इसमें क्या करेंगे, इस अनुसंधान डिजाइन का उपयोग किसी घटना, व्यक्ति या शोध विषय के समूह को एक निश्चित समय पर देखने के लिए किया जाता है। जैसे कि एक स्वास्थ्य विभाग यह जानना चाहता है कि किसी शहर में कितने जो बच्चे हैं वो सिगरेट पीते हैं, मतलब स्मोकर हैं, या उनकी आय से कैसे जुड़ा है, कितने बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, ये ऑब्जर्व करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल स्टडी लगाएंगे, यानी ऑब्जर्व करेंगे पूरे प्रोसेस को। तो वे उसमें क्या पता चला कि 5000 बच्चे जो हैं एक बार सर्वे करते हैं और उनसे धूम्रपान की आदत और आय के बारे में पूछा जाता है, यानी एक बार सर्वे किया और उसी से पूछ लिया, कि उसी से पता चल गया कि 5000 बच्चे सिगरेट पी रहे हैं पूरे शहर में। ठीक है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में क्या था कि एक ही ग्रुप पे बार बार रिसर्च करना, और इसमें क्या है, एक ही बार में सारा पता लगा लिया। समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचना के स्रोतों के अनुसार अनुसंधान, तो प्राइमरी रिसर्च, मैंने अपने आप को क्यों नहीं शो के रखा है, सूचना के स्रोतों के अनुसार अनुसंधान यानी प्राइमरी रिसर्च यहाँ, यानी सबसे पहले जहां से हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेते हैं, सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट दिस फंडामेंटल रिसर्च टाइप इज डिफाइंड बाय द फैक्ट दैट द डेटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, यानी किसी भी स्रोत में हम डायरेक्टली जाके या किसी भी सोर्स से हम डायरेक्टली डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, यानी सबसे पहले जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जो हमारा एक तरीके से रियल लाइफ हो सकते हैं या बिल्कुल आई विटनेस जो होते हैं। तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, जैसे कहीं पे एक्सीडेंट हो गया तो जो वहां पे मौजूद था, जिसने वो देखा, तो वही तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे सकता है। बाद में तो फिर प्रेस वाले उसे बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं। जैसे कि पहलगाम में अटैक हुआ, तो पहलगाम में जो लेडीज हैं, मतलब जिनके साथ ये दुर्घटना हुई, तो वो क्या है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं, उन्हीं के द्वारा जो प्रेस वाले हैं उसे बढ़ा चढ़ा के या उसे मतलब एडिट करके आगे अपलोड कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो यानी वो क्या हो गए, प्राइमरी रिसर्च, या क्या हो गया, प्राइमरी डेटा हो गया वो। ठीक है, यानी प्राइमरी इंफॉर्मेशन किनसे मिल रही है, जिनके साथ वो घटना घटी है।
सेकेंडरी रिसर्च क्या है, यानी अनलाइक प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च इज डेवलप्ड विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स विच आर जनरली बेस्ड ऑन साइंटिफिक लिटरेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट कंपाइल्ड बाय अनदर रिसर्चर। अब सेकेंडरी रिसर्च क्या है कि वहां के लोगों से पूछ लिया जो पहलगाम में अटैक हुआ, फिर प्रेस वालों ने पूरा उसका ऑब्जर्वेशन किया, तह तक गए, एक एक बात पूछी वहां पे, तो वो सेकेंडरी रिसर्च होगी। यानी बाद में जो प्रोसेस हो रहा है, बाद में जो इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, वो सेकेंडरी डेटा हो गया, वो सेकेंडरी रिसर्च हो गई। अकॉर्डिंग टू हाउ द डेटा इज ऑब्टेन्ड, यानी किस तरीके से डेटा ऑब्टेन किया जाता है, तो डॉक्यूमेंट्री के द्वारा, डॉक्यूमेंट्री रिसर्च, और सेकेंडरी सोर्स यानी सेकेंडरी सोर्सेज के द्वारा, बेस्ड ऑन द सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट में पहले से जो इन्फॉर्मेशन है उसी को इकट्ठा करना डॉक्यूमेंट के द्वारा या अलग अलग एक्सप्लोर करके, तो वो डॉक्यूमेंट्री रिसर्च होगा। फील्ड में यानी डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी फील्ड बेस्ड एक्टिविटी, यानी क्या बोलते हैं, घर घर जाके जैसे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फील्ड में उतर के एक्सप्लोर करके लोगों से इंटरेक्ट करके। लेबोरेटरी यानी लैब के द्वारा, यानी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, तो लेबोरेटरी रिसर्च क्या है, कैरिड आउट इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू आइसोलेट अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एस्टेब्लिश इट्स रिलेशनशिप विद अदर वेरिएबल्स थ्रू साइंटिफिक मेथड, यानी साइंटिफिक मेथड्स के द्वारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है, इनको आइसोलेट करके जो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डेटा इकट्ठा होता है उसे लेबोरेटरी रिसर्च बोलते हैं। मिक्स मेथड यानी दोनों को मिक्स कर देंगे तो इसमें कंबाइन दोनों का रिजल्ट आएगा, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज एंड प्राइमरी सोर्सेज थ्रू फील्ड और लेबोरेटरी रिसर्च, यानी फील्ड के द्वारा जो डेटा हो रहा है, रिसर्च हो रही है, और जो लैब के द्वारा लेबोरेटरी जो रिसर्च हो रही है, दोनों का जो डेटा है उसे मिक्स मेथड बोलते हैं। ठीक है, अभी पूरा प्रोसेस पूरा टॉपिक हो गया है। बहुत टफ टॉपिक था, टफ भी बोल सकते हैं, इजी भी बोल सकते हैं। देखो टफ तो है ये सब्जेक्ट, ये टफ इसलिए क्योंकि बहुत सारी रिसर्च हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सबके अपने अपने मायने हैं। इसमें आप बहुत ज़्यादा राम कहानी नहीं ले सकते अपने पास से बना के, जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कि एक वर्ड पता चल जाए फिर तो आगे मैंने जाना है। इसमें वो वाला काम नहीं हो सकता इतना ज़्यादा, क्योंकि ये आपके पूर्व जीवन पे आधारित नहीं है। आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने कोर्सेज किए हैं, आपने इतने रिसर्च के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा। ज़्यादातर मास्टर्स कोर्स में रिसर्च के बारे में होता है। एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान। तो एक्शन रिसर्च क्या है? एक्शन रिसर्च जो है ये इस तरीके की जो रिसर्च है ये स्कूल लेवल पे की जाती है या फिर एजुकेशन के क्षेत्र में ही, मतलब एजुकेशन की कोई भी प्रॉब्लम हो या स्कूल से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो उसे सोल्व करने के लिए हम एक्शन रिसर्च का यूज करते हैं। तो ये क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसमें एक या दो व्यक्ति या समूह किसी समस्या को हल करने, स्थानीय प्रथा जो लोकल प्रैक्टिसेस चली हुई है उनको बेहतर बनाने के लिए जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसका उपयोग क्या है? व्यवहारिक अनुप्रयोग के लिए किया जाता है, यानी प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए, कि क्लास में जैसे बच्चे एब्सेंट हैं तो इस पे एक्शन रिसर्च किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि बच्चे क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं है, उनके अंदर कहीं इतना सा भी मोटिवेशन नहीं है, पढ़ने का मोटिवेशन ही नहीं आता, तो ऐसे बच्चों पे काम किया जाए। या फिर कुछ बच्चों को मैथ नहीं आता या मैथ के जो मेथड्स हैं मैथ पढ़ाने के वो समझ नहीं आते, तो इस पे काम किया जाए। या फिर जो फंड रेज है उस पे काम किया जाए, उस मुद्दे को सोल्व किया जाए। तो एक्शन रिसर्च का एक प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन, इंक्वायरी एंड एक्शन ओरिएंटेड आउट बाय इंडिविजुअल अबाउट देयर ऑन प्रैक्टिस, यानी यह एक व्यवस्थित चिंतन, जांच और क्रिया की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी स्वयं की प्रथाओं में सुधार लाने के लिए इसे पेशेवर द्वारा अपने कार्य का अध्ययन करने और उसमें सुधार करने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। यानी जो जैसे कि एज अ टीचर मैं हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में कुछ भी बोल के जाते हैं या कुछ भी किसी भी तरीके का, चाहे नेगेटिव फीडबैक हो चाहे पॉजिटिव फीडबैक हो, तो नेगेटिव फीडबैक अगर देखे जा रहे हैं तो मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करती हूँ, या अपने अंदर मैं देखूँ कि मेरे अंदर क्या कमियाँ हैं, तो ये क्या है? एक्शन रिसर्च है। या फिर मैं ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रही हूँ या बच्चों की कोई समस्याओं को सोल्व कर रही हूँ, तो वो क्या है? वो एक्शन रिसर्च है। नेचर क्या है एक्शन रिसर्च का? कि एक्शन रिसर्च इज कंडक्टेड बाय टीचर, यानी टीचर के द्वारा कंडक्ट की जाती है, या फिर हेडमास्टर हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, या एजुकेशनल प्रोफेशनल हो सकते हैं जो कि किसी लोकल प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, स्कूल की प्रॉब्लम हो या आसपास की कोई भी प्रॉब्लम हो। Each of the specific methods of research may apply in research actions method but in smaller scale, यानी एक छोटे लेवल पे हम इसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे स्कूल में एक क्लास के या एक ग्रुप पे हमने ये मेथड अप्लाई किया है, जैसे एक ग्रुप के बच्चे हैं या फिर ए सेक्शन के जो बच्चे हैं उसमें से कुछ बच्चे एब्सेंट रहते हैं, 10 बच्चे एब्सेंट रहते हैं, तो उन 10 बच्चों पे ही रिसर्च करनी है कि ये बच्चे क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं। A given research question may often be investigated by any one of several methods, यानी हम आगे मेथड देखेंगे, एक ही शोध प्रश्न का अध्ययन विभिन्न विधियों से किया जाता है।
ठीक है, अलग अलग मेथड्स एक्शन रिसर्च के यूज किए जाते हैं। आगे पढ़ेंगे इसका पूरा प्रोसेस। एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च, यानी इसके उद्देश्य क्या है। तो वर्तमान में स्कूल में चल रही प्रक्रियाओं में सुधार लाना, यानी जो भी पॉलिसीज स्कूल के अंदर चली हुई हैं, जो उनमें कमियां हैं उन्हें फुलफिल करना, उन्हें ठीक करना, और जो प्रैक्टिसेस चली हुई हैं उन्हें ठीक करना, यानी स्कूल में जो भी प्रोसेस चल रहा है उसमें इंप्रूवमेंट करना। यह धारणा समाप्त करना कि शैक्षणिक अनुसंधान केवल विशेषज्ञों का कार्य करता है ना। शिक्षकों और स्कूल प्रशासकों को अनुसंधान के प्रति जागरूक करना, यानी जो टीचर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है या हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, उनको रिसर्च के प्रति अवेयर करना। शिक्षकों और प्रशासकों में अपने स्वयं के समस्याओं को हल करने के लिए अनुसंधान करने का आत्मविश्वास और क्षमता विकसित करना कि हम अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अपने आप को तभी तो इंप्रूव करेंगे जब हमें अपनी कमियां पता होंगी, है ना। सबको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होती हैं। शिक्षकों, छात्रों, शैक्षिक प्रशासकों को उनके समस्या और उनके त्वरित समाधान के प्रति जागरूक करना। स्कूल और शैक्षिक कर्मचारियों को अधिक सहयोगी और लोकतांत्रिक बनाना कि एक दूसरे को कोऑपरेट कर सके। और प्रोसेस कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए पूरे स्कूल के लिए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे वहाँ का स्टाफ हो। जो स्कूल स्टाफ है, स्कूल के कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉय हैं, में अपने कार्यों में उत्कृष्ट कर लाने की इच्छा और प्रवृत्ति विकसित करना कि वो अपने काम में एक्टिव रहें और अपने काम को अच्छी तरीके से कर सकें, ताकि टीचिंग भी इम्प्रूव हो, लर्निंग भी इम्प्रूव हो। विद्यालय के वातावरण को प्रभावी शिक्षण और सीखने के लिए अनुकूल बनाना, यानी जो एनवायरनमेंट है वो इस तरीके का होना चाहिए कि लर्निंग जो है वो इफेक्टिव हो सके, एनवायरनमेंट काफी अच्छा हो, एडेप्टेबल हो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्शन रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिसिपेंट ड्राइवन एंड रिफ्लेक्टिव, यानी प्रतिभागी चालित तो चिंतनशील होता है, रिफ्लेक्टिव होता है। रिफ्लेक्टिव क्यों होता है, क्योंकि टीचर जो है अपने आप पे रिसर्च कर रहा है, अपने आप की कमियां देख रहा है, या फिर क्लास में ऑब्जर्व कर रहा है कि किस तरीके से बच्चे काम कर रहे हैं, क्या बच्चों को समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है, क्या मुद्दे हैं। ठीक है, इसमें व्यवहारिक दृष्टिकोण पे फोकस होता है, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे फोकस होता है। ये सहयोगी होती है, यानी कोलैबोरेटिव होते हैं, एक दूसरे को सहयोग करना, परिवर्तन और सुधार की ओर ले जाता है। जब हम छोटे छोटे पॉइंट्स पे काम करेंगे तो इंप्रूवमेंट अपने आप होगा। कंटेक्स्ट स्पेसिफिक होता है, यानी जहां काम कर रहे हैं, जिस क्लास में काम कर रहे हैं, रिसर्च भी वहीं पे करेंगे, संदर्भ में करते हैं। यह एक गतिशील प्रक्रिया, डायनेमिक प्रोसेस है, फ्लेक्सिबल है, जहां बदलाव करने की जरूरत है। जैसे कि मैथ के जो टीचिंग है या मैथ पढ़ाने के जो मेथड्स है, उनमें अगर बदलाव लाना है तो बदलाव कीजिएगा। इसमें कार्य योजना बनाई जाती है, यानी प्लान ऑफ एक्शन किया जाता है। अनुसंधान को साझा किया जाता है, यानी रिसर्च को शेयर किया जाता है, ग्रुप में भी कर सकते हैं, एक या दो लोग भी कर सकते हैं। इंपोर्टेंस क्या है, यानी महत्व क्या है, तो ये विद्यालय में परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इसका सारा फोकस ही स्कूल पे होता है, यानी ये रिसर्च ही स्कूल लेवल पे होती है, चाहे टीचर्स पे हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन पे हो, चाहे बच्चों पे हो। फोस्टर डेमोक्रेटिक अप्रोच टू एजुकेशन, ये शिक्षा में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। डेमोक्रेटिक अप्रोच यानी हर कोई अपने राइट से अवेयर हो, हर कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। एम्पावर इंडिविजुअल्स थ्रू कोलैबोरेशन ऑन प्रोजेक्ट, या परियोजनाओं पर सहयोग के माध्यम से व्यक्तियों को सशक्त बनाती है। एनकरेज एडुकेटर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर प्रैक्टिसेस, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो अपनी जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज हैं, अपने जो मेथड्स हैं, अपने जो TLM है, उन पर रिफ्लेक्ट करें कि वो सही यूज कर रहे हैं, बच्चों के अकॉर्डिंग है, नहीं बच्चों को समझ आ रहा है, कितना इफेक्टिवली वो पढ़ा पा रहे हैं। प्रोमोट अ प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग न्यू आइडियाज, नए विचारों के परीक्षण की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। अब प्रोसेस क्या एक्शन रिसर्च का, देखो एग्जाम के अंदर अगर एक्शन रिसर्च पूछा जाए लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप इस तरीके से फिगर बना के आ सकते हैं, काफी इफेक्टिव लगता है। अब देखो इन्होंने ऐसे बनाई, या तो ऐसे इस तरीके से ही बना दें, या फिर एक्शन रिसर्च बीच में लिखेंगे और इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, प्लान करेंगे, एक्शन करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, फिर रिव्यू करेंगे, फिर रिव्यू करेंगे। तो इस तरीके से साइकिल जो है ना गोज ऑन होती रहती है, चलती रहती है, कि पहले प्लानिंग करेंगे, फिर रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, फिर एक्ट करेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे, रिफ्लेक्ट ऑब्जर्व एक्ट, प्लानिंग रिफ्लेक्ट ऑब्जर्व एक्ट। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो स्टेप्स क्या है एक्शन रिसर्च के, कि पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, पहले ये तो देखेंगे ना समस्या क्या है, कि क्लास में जैसे वो समस्या थी कि क्लास में बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है ना कि बच्चे क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, या बच्चे बीमार हैं, या बच्चों का मन नहीं लगता, मोटिवेशन नहीं है, या उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, या उनका IQ कम है, या वे बैकवर्ड चाइल्ड हैं, या वे स्लो लर्नर हैं। तो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी उस समस्या को पहचानना जिस पर कार्यवाही अनुसंधान किया जा सके, जिस पर हम रिसर्च कर सकें। फिर स्पेसिफाई द प्रॉब्लम, यानी पिन पॉइंट करेंगे, समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेंगे कि एक्चुअल में समस्या ये है।
फिर उसके बाद डायग्नोज द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, यानी समस्या के कारणों का विश्लेषण करेंगे कि कारण क्या है। पता चल गया कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं या बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, मानो मोटिवेशन नहीं है बच्चों के अंदर। क्या है? मोटिवेशन नहीं है। ठीक है, तो ये पता चल गया कि बच्चों का मन ही नहीं करता, नहीं मैं नहीं जा रहा, स्कूल में जाकर होगा क्या, तो मोटिवेशन ही है। समस्या के मूल कारणों को समझना, फिर कार्रवाई परिकल्पना का निर्माण करना, फिर उसके बाद एक्शन हाइपोथेसिस लगाएंगे, परिकल्पना विकसित करेंगे कि कौन सी समस्या होनी चाहिए, कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है, क्या ऐसी रणनीति निकाली जाए कि बच्चे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम चल जाए, कि बच्चे स्कूल में आने के लिए खुश हों कि हाँ स्कूल चलते हैं। कोई नहीं होता वैसे। कार्य योजना का डिजाइन यानी एक्शन प्लान को डिजाइन करेंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे, जितनी भी प्रक्रिया बनाई है, जो भी अपने दिमाग में थॉट्स बनाए हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उसे इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट करने के बाद इवैल्यूएशन करेंगे, देखेंगे कि जो हमने प्रॉब्लम सोल्व की है वो कितनी इफेक्टिव है, कहां तक काम कर रही है और कहां सुधार करने की जरूरत है। अब पढ़ते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? चर। Variable is any factor, characteristic or condition that can change or take on different values in a research study। यानी चर किसी कारक, विशेषता या किसी स्थिति को संदर्भित करता है जो एक शोध अध्ययन में बदल सकता है। यानी कोई भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, वही एंजाइटी वाला ले लेते हैं। जैसे कि हमें ये देखना है, चलो एंजाइटी छोड़ो, हमें यही देखना है कि बच्चे क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना। तो इसमें कितने सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं कि उनका IQ कम है, यानी वो स्लो लर्नर है, इस वजह से बच्चा क्लास में नहीं आ रहा है, तो एक वेरिएबल स्लो लर्नर हो गया। अब इसमें स्लो लर्नर में भी वेरिएशंस पा सकते हैं, क्या पता तो कम हो स्लो लर्नर, यानी एक तो ऐसे होते हैं बिल्कुल ही जड़ बुद्धि होते हैं, एक ऐसे होते हैं धीरे धीरे सीखते हैं, एक ऐसे होते हैं जिनका IQ बस एवरेज होता है लेकिन सीखने की गति जो है बिल्कुल धीरे होती है। तो इस तरीके के वेरिएबल होते हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल क्या है? जिन्हें हम जब हम रिसर्च करते हैं उन्हें मैनिपुलेट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, चेंज किया जा सके। तो शोध में चर महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे संबंधों को मापने, परिकल्पनाओं का परीक्षण करने और निष्कर्ष निकालने में सहायक होते हैं, क्योंकि मेन मुद्दा ही होता है, पॉइंट इनका होता है। तो ये मापने का भी काम करते हैं, इनके मतलब इनके द्वारा हम माप भी सकते हैं, परिकल्पना का परीक्षण कर सकते हैं और निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं इनकी सहायता से। की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैन हैव डिफरेंट वैल्यू और कैटेगरीज, यानी ये विभिन्न मान या श्रेणियां ले सकते हैं, इन्हें हम मीजर भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आगे एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल जब समझेंगे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यूज टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू फैक्टर इन स्टडी, कोई भी अध्ययन हम कर रहे हैं, कोई भी स्टडी हम कर रहे हैं, उसमें दो फैक्टर हम ले रहे हैं, उन दो फैक्टर को किसी एक को घटा सकते हैं, एक को बढ़ा सकते हैं, एक का इफेक्ट दूसरे पे देख सकते हैं कि एक को कम करें तो क्या असर होगा, दूसरे को ज्यादा करें तो इस पे क्या असर होगा, यानी इस तरीके से उनके रिलेशन को देख सकते हैं हम। ठीक है, अब देखते हैं कितने तरीके के वेरिएबल है। वैसे तो दो मेन वेरिएबल होते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसे रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है, यानी उसकी बागडोर उसके हाथ में होती है, उसे घुमा सकता है, बदल सकता है ना। जैसे बच्चे जो है, बच्चे की बागडोर किसके हाथ में होती है? माँ बाप के हाथ में। तो बच्चे क्या है? बच्चे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन उन्हें जो पेरेंट्स है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, है ना, हेर फेर कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं जिस भी तरीके से चाहें। तो ये क्या है? इसमें रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है स्टडी करते वक्त। इट इज द प्रिज्यूम्ड कॉज और प्रेडिटर्स ऑफ द आउटकम। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेलेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द रिसर्चर, ये रिसर्चर ही सेलेक्ट करता है और वो ही कंट्रोल कर सकता है, वो ही मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, मैनिपुलेट और कैटेगराइज इनटू डिफरेंट लेवल्स और कंडीशन, लेवल के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से बदल सकता है, हेर फेर कर सकता है टॉपिक में। इट्स वैल्यूज आर इंटेंशनली चेंज और वेराइड टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इसकी जो वैल्यूज है या इसका जो बदलाव है उसे हम अपने आप से भी चेंज कर सकते हैं, अनइंटेंशनली भी चेंज कर सकते हैं, और उसका जो अगर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बदलाव किया है तो उसका असर हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चे जो है, बच्चे माँ बाप के हाथ में होते हैं, तो माँ बाप जैसे चाहे बच्चों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, फिर उसका असर क्या दिखेगा कि पेरेंट्स खुश होते नजर आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन सबके पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, इन्हें स्टडी में तो इस तरीके के एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग पे रह जाए, है ना, मजा भी आए आपको पढ़ने में। इन अ स्टडी इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ न्यू ड्रग ऑन ब्लड प्रेशर, कोई भी नई दवाई बनी बीपी के ऊपर। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वुड बी एडमिनिस्टर्ड ऑफ द ड्रग, एग्जाम्पल हाई डोज, लो डोजेज और प्लेसेबो। द डोजेज ऑफ द ड्रग इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ड्रग, कोई भी दवाई बनी, ठीक है, किसके लिए? बीपी के लिए।
लेकिन जो दवाई है, दवाई की डोज कितनी देनी है, वो दवाई जो है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब उसे हम मैनिपुलेट या कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, भाई कितनी दवाई देनी है, 1 ढक्कन लेनी है, 2 ढक्कन लेनी है, 1 चम्मच लेनी है, 2 चम्मच लेनी है, 10 ml लेनी है, 5 ml लेनी है, किस इंसान को कितनी देनी है, किस इंसान 50 साल के आदमी को कितनी देनी है, 5 साल के बच्चों को कितना देना है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसे रिसर्चर अपने अकॉर्डिंग हेरफेर कर सकता है, कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, एज के अकॉर्डिंग दे सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसे हम चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और उसका इफेक्ट किस पे देख सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। भाई डोज, जितने डोज देंगे उसी हिसाब से काम होगा ना। मानो ज्यादा डोज दे दी तो इंसान खत्म, है ना, तो कम उसी बैलेंस में डोज देनी है ना, तो इसका इफेक्ट किस पे दिखेगा, इंसान पे दिखेगा ना, बीपी पे दिखेगा, जिसको बीपी की प्रॉब्लम है। मानो ज्यादा डोज दे दी तो बीपी बिल्कुल डाउन हो गया, या बहुत ज्यादा हाई हो गया तो ऐसे भी खराब हो जाएगा ना मामला पूरा। तो यानी डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जिस पर असर दिख रहा है, जो इंसान है, जो बीपी है, हमारा बीपी है, जैसे मेरा बीपी है, सुनो मेरा बीपी है, तो डोजेज ऑफ द ड्रग, यानी जब मेरा बीपी डाउन होता है, मैं व्रत रखती हूँ तो मैं नींबू पानी लेती हूँ, है ना, और मैं उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में नमक डाल दूं तो क्या पता मेरे अंदर कुछ कमी आ जाए, है ना। तो उसकी डोज के ऊपर डिपेंड होता है, उसकी डोज को हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कितना नींबू उसमें डालनी है, कितनी चीनी उसमें डालनी है, कितना नमक उसमें डालना है, उसका असर किस पे होगा, मेरे बीपी पे, यानी मेरे बीपी पे इफेक्ट दिखेगा। तो मेरा बीपी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब तो समझ आ गया होगा। तो देख लो, आगे भी देख लो कि रिसर्चर क्या है कि टेस्टिंग न्यू ड्रग, कोई भी नई दवाई है उसका इफेक्ट देखना चाहता है बीपी पे, ब्लड प्रेशर पे। तो 3 ग्रुप है, ग्रुप 1 गेट्स अ हाई डोज ऑफ द ड्रग, यानी 3 ग्रुप बनाए गए, एक जो ग्रुप है उसे ज्यादा डोज दी गई, दूसरा जो ग्रुप है उसे लो डोज दी गई, और तीसरा जो ग्रुप है उसे फेक पिल्स दी गई, यानी ड्रग कोई नहीं दी गई, बस ऐसे दिखावा कर लिया कि मेंटलिटी चेंज करने के लिए, साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखने के लिए। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो क्या है, ड्रग की डोज, लेकिन बिकॉज द रिसर्चर इज चूजिंग एंड चेंजिंग दिस ऑन पर्पस टू सी व्हाट हैपेंस टू द बीपी, यानी जो रिसर्चर है वो देख रहा है कि अगर ज्यादा डोज देंगे तो क्या इफेक्ट दिखेगा, कम देंगे तो क्या होगा, अगर कोई भी डोज नहीं दे रहे हैं, बस शो कर रहे हैं कि हम दे देंगे, यानी पिल्स दे रहे हैं, फेक पिल्स दे रहे हैं विद नो ड्रग, तो उससे क्या असर होगा, ठीक है। तो यानी क्या कर रहा है वो, मैनिपुलेट कर रहा है ना, कंट्रोल कर रहा है ना, चेंज कर रहा है ना। तो जो चेंज हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और किस पे कर रहा है, बीपी पे, तो बीपी हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ रिसर्चर क्या है, कंट्रोल इट्स स्टडी हाउ इट अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कैसे वो बीपी पे असर करेगा, है। भाई नींबू पानी पिया, मेरा बीपी ठीक हो गया। अब चलते हैं आगे। डिपेंडेंट वेरिएबल, ये मैंने इसलिए समझा है क्योंकि आपको ये नाम हर जगह मिलेंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जिस पे असर देख रहे हैं, है ना, जैसे मेरा बीपी या किसी का भी बीपी। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है दैट इज मीजर्ड और ऑब्जर्व, जिसे हम मीजर कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं कि मैंने नींबू पानी पिया और मेरे अंदर क्या असर हुआ कि मैं नॉर्मल हो गई। अब तक क्या हो रहे थे, मुझे चक्कर आ रहे थे, फिर मैं नॉर्मल हो गई। तो उसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, ऑब्जर्व हो रहा है ना मेरी बॉडी में, उसे मीजर भी कर सकते हैं कि बीपी नपवा सकते हैं, या ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो इट इज द आउटकम और रेस्पॉन्स वेरिएबल दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी के आधार पर हमें देखना है कि उसका क्या रिजल्ट आया है, कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, कैसे वो प्रभावित कर रहा है, उसकी वजह से क्या रिजल्ट आए हैं, बीपी कम गया, ज्यादा गया, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज अ वेरिएबल बीइंग स्टडी, ये कौन सा वेरिएबल है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम पढ़ सकते हैं, जिसका इफेक्ट हम देख सकते हैं, जिसे हम चेंजेस देख सकते हैं, किसके कारण, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही तो देख सकते हैं, है ना भाई। डोज दे रहे हैं उसी के हिसाब से तो पता चलेगा रिजल्ट क्या आया, डोज ने असर किया है नहीं किया, ठीक है। तो इसकी वजह से तो इफेक्ट देख पा रहे हैं। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द मैनिपुलेशन और वेरिएशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जितनी मात्रा में हम डोज देंगे, जितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करेंगे, जितना उसके अंदर वेरिएशन लेके आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग ये डिपेंड है कि उसी के अकॉर्डिंग इफेक्ट दिखाएगा। जितना मैं नींबू पानी पीऊंगी, मतलब अपना एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे, जितना मैं नींबू पानी नमक चीनी का घोल पीऊंगी उतना ही मेरा बीपी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इफेक्ट मेरे ऊपर दिख रहा है ना, तो जितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करेंगे, जितना नींबू पानी पियेंगे, उतना बीपी ठीक होगा। इट इज द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट दैट रिसर्चर सीक टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड, यानी ये इस तरीके का है जिसमें रिसर्चर एक्सप्लेन भी करेगा, समझेगा भी। तो एग्जाम्पल वही है सेम जो अभी मैं बता रही हूँ। तो इन द सेम स्टडी द इफेक्ट ऑफ न्यू ड्रग ऑन बीपी, द डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी द ब्लड प्रेशर। क्या होगा, ब्लड प्रेशर, यानी बीपी क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और जो डोज हम घटा रहे थे, बढ़ा रहे थे, वो क्या हो गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बस ये एग्जाम्पल आप आराम से लिख के आ जाना, पूरा टॉपिक आपका सोल्व हो जाएगा।
फिर अब अगला जो पॉइंट है, अगले तीसरा जो वेरिएबल है वो है कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है, एक तरीके से दोनों का इफेक्ट इसमें होता है। तो कंफाउंडिंग वेरिएबल आर नॉट द मेन फोकस ऑफ द स्टडी, ये कोई मेन फोकस नहीं है, ये क्या है, ये मे इन्फ्लुएंस द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों का जो रिलेशन है, इन दोनों का जो रिश्ता है उसको प्रभावित कर सकता है। उसको कैसे प्रभावित करेगा, दे कैन इंट्रोड्यूस एरर इंट्रोड्यूस कर सकता है, एंड डिस्टोर्ट द रिलेशन, पूरा ही रिश्ता इन दोनों का खराब कर सकता है। इफ नॉट प्रॉपरली कंट्रोल, अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये सारा काम गड़बड़ा देगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं फिर पीछे को पढ़ेंगे। जैसे कि इन द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ न्यू ड्रग ऑन बीपी पोटेंशियल कंफाउंडिंग वेरिएबल। अब कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या हो सकता है भाई, अब तक तो हम देख रहे थे जैसे मैं ही हूं कि मैं नींबू पानी पी रही हूं और मेरा बीपी ठीक हो रहा है, तो नींबू पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ा दो तो बिल्कुल मैं नॉर्मल हो जाऊंगी, कम कर दो तो मेरे कोई असर नहीं होगा, कोई मुझे 1 कप या आधा कप दे तो क्या मेरा बीपी ठीक हो जाएगा, नहीं। तो मेरा बीपी जो था वो डिपेंडेंट वेरिएबल था, नींबू पानी क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। लेकिन इसमें कंफाउंडिंग वेरिएबल, ये बीच का कैसे काम करेगा कंफाउंडिंग वेरिएबल, ये पता क्या डिस्टर्बेंस करेगा। अब ये भी तो देखना है कि किस एज में किस जेंडर को क्या चीजें देनी है, कितनी एज वाले को देनी है ना, ये भी तो देखना है। तो इसमें कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होगा, एज हो जाएगा। हमने ज्यादा एज वाले को ज्यादा डोज दे दिया तो वो तो खराब ही हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा वो आदमी। ठीक है, जेंडर भी देखना है कि लड़कियों के हिसाब से कितनी डोज होनी चाहिए, लड़कों के हिसाब से कितनी डोज होनी चाहिए, बॉडी मास के इंडेक्स के हिसाब से कि हमारी बॉडी कैपेसिटी कितनी है, और हमारी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन क्या है, यानी पहले से हमारी कोई दवाई तो नहीं चली हुई, पहले से हमें कोई बीमारी तो नहीं है, किसी को शुगर तो नहीं है, किसी को किसी भी तरीके की कोई डिजीज हो, तो प्री मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से भी हमें देखना है। तो ये जितने भी फैक्टर है ये क्या है, कंफाउंडिंग वेरिएबल है, ये ऊपर नीचे हो जाएंगे तो सारा ही प्रोसेस खराब हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया है ना। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंफाउंडिंग वेरिएबल को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक पॉइंट यहां से हट गया कि जो ये कंफाउंडिंग वेरिएबल है, देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंफाउंडिंग वेरिएबल को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, कहीं ना कहीं तो ये पूछा गया है। मैंने इसका आंसर तो कहीं तो पूछा गया था, मैंने देखा तो था ये क्वेश्चन। शायद 2023 में पूछा गया था, 2023 का पेपर मैंने आपको दिया नहीं, लेकिन मेरे टाइम पे आया था कि कंफाउंडिंग वेरिएबल को हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। लिख देती हूँ, हाउ टू मैनिपुलेट या कंट्रोल कंफाउंडिंग वेरिएबल। तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी रैंडम हम टेस्ट ले लें बिना सोचे समझे कि हमने रैंडम इतने ग्रुप पे देख लिया, तो रैंडम क्या कर सकते हैं, इन द ड्रग ट्रायल पेशेंट्स आर रैंडमली असाइंड टू द ड्रग और प्लेसेबो ग्रुप, सो फैक्टर्स लाइक एज और डाइट आर स्प्रेड इवनली। यानी हम रैंडम एकदम से यादृच्छिकरण यानी अचानक से किसी ग्रुप पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे एक दवा परीक्षण में मरीजों की यादृच्छिक रूप से दवा या प्लेसेबो समूह में रखा जाता है ताकि उम्र या आहार जैसे कारक सभी समूहों में समान हो, कि भाई एक एज क्राइटेरिया के इसमें रखने हैं। जैसे बच्चों की अलग नर्सरी है तो बच्चों पे ही हम ट्राई कर रहे हैं, तो रैंडम हमने कर लिया बच्चों पे जाके। ठीक है, मैचिंग मिलान कर सकते हैं, यानी पार्टिसिपेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स आर मैच बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक लाइक एज और जेंडर, यानी मैचिंग करके कर सकते हैं। तो फॉर अ स्टडी ऑन स्मोकिंग एंड लंग हेल्थ रिसर्चर्स मैच स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स बाय एज एंड जेंडर, यानी धूम्रपान और फेफड़ों के स्वास्थ्य पर अध्ययन में शोधकर्ता धूम्रपान करने वालों और न करने वालों की उम्र और लिंग के अनुसार मिलाते हैं। ठीक है, कि जो स्मोकिंग ग्रुप है वो एक साइड, जो नॉन स्मोकिंग ग्रुप है एक साइड। स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं, यानी स्तर बना सकते हैं, लेवल बना सकते हैं, ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो
तो यानी प्रतिभागियों को मिश्रित चरों के आधार पर उप समूह में बांटा जाता है। तो हृदय रोग पर अध्ययन में प्रतिभागियों को पहले आयु समूह में बांटा जाता है कि अगर किसी कोई हार्ट का पेशेंट है तो कितनी एज है, इतनी एज वाले इधर रहेंगे, स्ट्रेटिफिकेशन स्तर बना देंगे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? स्टेटिस्टिकल तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, यूजिंग स्टेटिस्टिकल मेथड टू एडजस्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ कंफाउंडर। जैसे कि व्हाइल स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन वेट, रिसर्चर इंक्लूड एज एंड डाइट एज कोवेरिएंट्स इन द एनालिसिस। यानी अगर हमें एक्सरसाइज कोई कर रहा है तो उसके वेट के हिसाब से, उसके एज के हिसाब से, डाइट के हिसाब से हम देखेंगे ना। तो व्यायाम और वजन के संबंध पर अध्ययन करते समय शोधकर्ता आयु और आहार को सहचर के रूप में शामिल करते हैं कि कितनी एज वाले को कितनी डाइट लेनी है ना। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग वेल स्ट्रक्चर्ड डिजाइन लाइक रैंडम कंट्रोल ट्रायल कंट्रोल्स कन्फाउंडर्स, यानी आरसीटी जैसे अच्छे डिजाइन का उपयोग करके मिश्रित चरों को नियंत्रित यानी कंट्रोल कर सकते हैं। एक नई वैक्सीन का परीक्षण करते समय आरसीटी यह सुनिश्चित होता है कि सभी समूह की तुलना निष्पक्ष हो, ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंट करके कर सकते हैं। मीजर या डेटा कलेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, जैसे मीजरिंग बीपी यूजिंग द सेम डिवाइस मेथड फॉर ऑल पार्टिसिपेंट। जैसे कि बीपी की जो मशीन आती है वो हाथ पे घुमाते क्या बोलते हैं मुझे उसे पता नहीं, तो सबका उसी से ही हम बीपी मेजर कर रहे हैं, तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यानी इन टेस्टिंग अ न्यू वैक्सीन यूजिंग एन आरसीटी एंश्योर फेयर कंपैरिजन बिटवीन एज ग्रुप, यानी एक्सपेरिमेंट करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? एक नई वैक्सीन का परीक्षण करते समय आरसीटी यानी रैंडम कंट्रोल ट्रायल यूज करेंगे और इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी समूहों की तुलना निष्पक्ष हो। मीजर और डेटा कलेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि सभी प्रतिभागियों के रक्तचाप एक यानी सबका बीपी एक ही मशीन से हम मेजर कर रहे हैं, तो इस तरीके से कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस यानी संवेदनशीलता विश्लेषण, यानी वजन पर आहार के अधिक या कम प्रभाव को मानते हुए विश्लेषण को फिर से एनालिसिस करना। स्टडी डिजाइन एंड सैंपल साइज, यानी सैंपल साइज के हिसाब से भी कर सकते हैं कि लार्ज सैंपल ले सकते हैं। लार्ज सैंपल इन डायबिटीज स्टडी एंश्योर बेटर कंट्रोल ऑफ एज रिलेटेड कंफाउंडर, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब स्टेटिस्टिकली कैसे कंट्रोल करेंगे? पहले स्टेटिस्टिकल कंट्रोल को जानते हैं। तो स्टेटिस्टिकल कंट्रोल क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम स्टेटिस्टिकली एडजस्ट कर सकते हैं, अकाउंट कर सकते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल के इफेक्ट को, ठीक है। जो कंफाउंडिंग वेरिएबल है इसके इफेक्ट को अगर हमें एडजस्ट करना है, इसे मैनिपुलेट करना है, इसे अकाउंट करना है डेटा एनालिसिस के दौरान, तो उसे हम स्टेटिस्टिकल कंट्रोल कहते हैं। तो स्टेटिस्टिकल कंट्रोल क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को एनालाइज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, अकाउंट कर सकते हैं डेटा एनालिसिस के दौरान। इट अलाउज रिसर्चर टू आइसोलेट एंड एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल व्हाइल होल्डिंग अदर पोटेंशियल फैक्टर कांस्टेंट, यानी यह शोधकर्ताओं को स्वतंत्र और मिश्रित आश्रित चर के बीच संबंध को अलग करने और अन्य संभावित कारकों को स्थिर रखने में सहायता करता है। अब इसकी कोई टेक्निक देखते हैं कि स्टेटिस्टिकली हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं किसे? कंफाउंडिंग वेरिएबल के इफेक्ट को, ठीक है। पहले इसका एक डेफिनेशन, एक मीनिंग और देख लेते हैं। तो स्टेटिस्टिकल कंट्रोल रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्टेटिस्टिकली एडजस्टिंग और अकाउंटिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ कंफाउंडिंग वेरिएबल। सेम ही है, पीछे वाली सेम है बिल्कुल, कि स्टेटिस्टिकल कंट्रोल या स्टेटिस्टिकल एनालिसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम स्टेटिस्टिकली एडजस्ट कर सकते हैं, अकाउंट कर सकते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल के इफेक्ट को, ठीक है। कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या था कि हम ड्रग का डोज दे रहे थे, तो डोज ऑफ ड्रग क्या था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिस पे इफेक्ट हम देख रहे थे यानी ह्यूमन बीइंग या बीपी हमारा, वो क्या था? डिपेंडेंट वेरिएबल था। लेकिन जो कंफाउंडिंग वेरिएबल वो क्या था कि भाई एज फैक्टर हो सकता है, जेंडर हो सकता है, रीजन हो सकता है, किसी और रिलीजन का हो सकता है, इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो ये क्या था? कंफाउंडिंग वेरिएबल। तो स्टेटिस्टिकल कंट्रोल क्या है कि स्टेटिस्टिकली एडजस्ट करना, अकाउंट करना, इसके इफेक्ट को देखना, कंफाउंडिंग वेरिएबल के इफेक्ट को, ठीक है, पूरे डेटा एनालिसिस के दौरान। इट हेल्प्स रिसर्चर आइसोलेट द रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल व्हाइल कीपिंग अदर पोटेंशियल फैक्टर कांस्टेंट। अब टेक्निक देखते हैं। पहली टेक्निक है एनकोवा यानी एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। तो एनकोवा इज यूज्ड व्हेन रिसर्चर वांट टू कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स व्हाइल कंट्रोलिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ वन और मोर कंटिन्यूअस कोवेरिएंट्स, यानी एनकोवा हम तब यूज करते हैं जब हमें कंपेयर करना होता है ग्रुप के बीच में। तो एनकोवा तब उपयोग किया जाता है जब शोधकर्ता विभिन्न समूहों की तुलना करना चाहते हैं, ठीक है। यानी ए ग्रुप है, ये इसकी तुलना कर रहे हैं, बी ग्रुप है, इसकी तुलना कर रहे हैं, लेकिन एक या अधिक सतत सहचर के प्रभाव को नियंत्रित करना आवश्यक होता है, ठीक है। यानी जो ज्यादा कंटिन्यूअसली कोवेरिएंट्स हैं उनको भी कंट्रोल करना जरूरी है, ठीक है।
इसकी कार्य प्रणाली क्या है, पहले एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझ में आता है कि यदि किसी अध्ययन में शैक्षणिक प्रदर्शन पर एक नई शिक्षण विधि के प्रभाव का विश्लेषण किया जा रहा है, कोई नई टेक्निक है, नई टेक्निक या नया मेथड्स है पढ़ाने का, उसके प्रभाव को देख रहे हैं कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो उसमें भाई प्रभाव क्या पड़ रहा है कि बच्चों को समझ आ रहा है, दो ही प्रभाव हो सकते हैं, तो समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है। लेकिन इसमें कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या है, बच्चों का आईक्यू। जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे तो किसी भी तरीके से पढ़ लेंगे, वो ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ लेंगे, तुम उन्हें सिंपली पढ़ा दो उससे भी पढ़ लेंगे, डायरेक्ट मेथड से पढ़ लेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ लेंगे। और स्लो लर्नर है, उन्हें किसी से भी पढ़ा लो वो कम ही सीखेंगे। लेकिन अगर आईक्यू बहुत ज्यादा वेरिएबल है तो आईक्यू क्या हो गया, यहाँ पे कंफाउंडिंग वेरिएबल होगा, एक संभावित चर हो सकता है जो एनकोवा का उपयोग करके आईक्यू के प्रभाव को समायोजित किया जा सकता है। यानी एनकोवा से हम क्या कर सकते हैं, आईक्यू को कंपेयर कर सकते हैं, उससे ग्रुप क्रिएट कर लेंगे कि भाई एक ग्रुप बना दे, दो ग्रुप, यानी अब इनका कंपैरिजन करेंगे कि एक ग्रुप में होशियार बच्चे हैं, एक ग्रुप में डल बच्चे हैं और बीच वाले में एवरेज बच्चे हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे एनकोवा के द्वारा। एनोवा क्या है, एनोवा यूज्ड टू कंपेयर मींस अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप और कंडीशंस, यानी अलग अलग ग्रुप में कंपेयर करना अलग अलग कंडीशंस पे। जैसे कि फॉर रिसर्चर वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ 3 डिफरेंट टीचिंग मेथड। अब तक एक टीचिंग मेथड देख रहे थे, लेकिन आईक्यू क्या था, अलग अलग हो सकता था। लेकिन अब क्या है, 3 टीचिंग मेथड हम देख रहे हैं ऑन स्टूडेंट, एग्जाम स्कोर एंड एज इज अ पोटेंशियल कंफाउंडिंग वेरिएबल। लेकिन 3 टीचिंग मेथड हैं, अब इनका फर्क क्या पड़ेगा, नंबर कम आएंगे या ज्यादा आएंगे। लेकिन इसमें कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या है कि हर एज पे हम सेम मेथड यूज नहीं कर सकते, एज के अकॉर्डिंग मेथड यूज करना होगा। स्कोर के अकॉर्डिंग, स्कोर उनका अगर कम ज्यादा आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे एनोवा क्या काम करेगा, तो एनोवा कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल फॉर द इफेक्ट ऑफ एज, यानी जो एज का इफेक्ट है, जो एज का प्रभाव है, उसको कंट्रोल करने का काम यहाँ पे एनोवा करेगा। मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस यानी बहुप्रतिगमन विश्लेषण। तो मल्टीपल रिग्रेशन भी एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि किस चीज में हेल्प करती है, एग्जामिन द रिलेशन बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो बहुत सारे हैं, जैसे इस एक उसमें तो ड्रग ही था कि भाई हम ड्रग दे रहे थे, डोज दे रहे थे। लेकिन अगर वो कई सारे फैक्टर हो, कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, व्हाइल आल्सो कंट्रोलिंग फॉर पोटेंशियल कंफाउंडिंग वेरिएबल, लेकिन उसमें कंट्रोलिंग पोटेंशियल कंफाउंडिंग वेरिएबल हो तो भाई बहुत सारे वेरिएबल हो जाएंगे, यानी मल्टीपल रिग्रेशन एक तरीके से खिचड़ी पक जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, इफ द स्टडी इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन ऑन एम्प्लॉय सैलरीज, यानी जो वर्कर हैं उनके सैलरीज का हमें वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन के आधार पे इफेक्ट देखना है। लेकिन जो लोकेशन है उनकी, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या फिर लोकेशन जो है इज अ पोटेंशियल कंफाउंडिंग वेरिएबल, यानी लोकेशन जो है यहाँ पे पोटेंशियल कंफाउंडिंग वेरिएबल है। अब वो पता नहीं 10 जगह के, 20 जगह के, 100 जगह के बच्चे रहते हो, है ना, जैसे आप लोग हैं, आप लोगों की लोकेशन अलग अलग हो सकती है, तो क्या है, ये पोटेंशियल कंफाउंडिंग वेरिएबल है। ठीक है, इट कैन बी इंक्लूडेड एज अ कोवेरिएट इन द रिग्रेशन मॉडल टू एंश्योर एक्यूरेट कंक्लूजन, यानी ये एक तरीके से कोवेरिएट का काम करेगा। जब ये तो हम हमारे रिजल्ट निकल के आएंगे, अगर हमें पता हो कि इसी एरिया के बच्चे हैं या 2 एरिया के बच्चे हैं, अगर मल्टीपल हो, बहुत सारी घिचपिच हो, तो हम कैसे एक्यूरेट रिजल्ट निकाल पाएंगे, है ना। फोर्थ है प्रोपेंसिटी स्कोर मैचिंग। इसमें क्या है, एक तरीके से प्रोबेबिलिटी, यानी पीएसएम क्या है, एक टेक्निक है यूज्ड इन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज टू कंट्रोल फॉर कंफाउंडिंग वेरिएबल। जो कंफाउंडिंग वेरिएबल है उसे कंट्रोल करने के लिए टेक्निक यूज की जाती है, इसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो इफ ए स्टडी इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, यानी अगर रिसर्च करनी हो कि जो स्मोकिंग करते हैं, जो धूम्रपान करते हैं, और लंग कैंसर वालों के बीच में, बट द एज एंड एक्सरसाइज हैबिट्स आर पोटेंशियल कंफाउंडिंग वेरिएबल। यहाँ पे पोटेंशियल कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या है कि भाई क्या पता वो योगा करते हो बहुत ज्यादा। अब कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं लेकिन योगा करते हैं तो हेल्दी, बिल्कुल बहुत हेल्दी है ना, कभी उन्हें कुछ भी जीवन में प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारे बाबा जी थे तो पूरे जीवन उन्होंने स्मोकिंग किया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, पूरा जीवन आराम से कटा उनका, कभी कहीं दर्द तक नहीं हुआ। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, एज भी हो सकता है, एक्सरसाइज भी हो सकता है। एक्सरसाइज की जो हैबिट है ये क्या है, पोटेंशियल कंफाउंडिंग वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो पीएसएम है यानी प्रोपेंसिटी स्कोर मैचिंग है, जो प्रोबेबिलिटी है, कैन बी यूज्ड टू मैच इंडिविजुअल विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक अमंग स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर, यानी जो धूम्रपान करते हैं या बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं और जो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, उनमें कैरेक्टरिस्टिक सेम भी मिल सकती है ना। सेम कैसे मिल सकती है कि भाई बिना सिगरेट पीने वाला या बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन खाता है, कोई गलत काम नहीं करता, कोई स्मोकिंग नहीं करता, ड्रिंक नहीं करता, तो वो भी एक नॉर्मल, उसके सारे टेस्ट किए गए तो वो भी नॉर्मल आया। और एक बंदा जो है दिन में को 10 सिगरेट पी रहा है, 5 सिगरेट पी रहा है, तो उसका टेस्ट भी नॉर्मल आया। तो ये क्या है, पीएसएम इसमें यूज्ड होगा। ठीक है,
अब स्टेटिस्टिकल कंट्रोल का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये मिश्रित चरों के प्रभाव को सांख्यिकीय रूप से समायोजित करता है, यानी जो कंफाउंडिंग वेरिएबल है इसके इफेक्ट को एडजस्ट करता है स्टेटिस्टिकली। इट हेल्प्स आइसोलेट द यूनिक इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ये स्वतंत्र चर के विशिष्ट प्रभाव को अलग करने में सहायता करता है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके यूनिक इफेक्ट को आइसोलेट करता है, अलग करता है। इट एनहांसेस द इंटरनल वैलिडिटी ऑफ रिसर्च स्टडी, ये शोध अध्ययन की आंतरिक वैधता को बढ़ाता है। इट एंश्योर द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, यानी शुद्धता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है, क्योंकि इतने सारे फैक्टर है, अगर सारे फैक्टर पे बारीकी से काम किया जाए तो एक्यूरेट रिजल्ट निकल के आएगा, है ना। तो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल हमने पढ़ लिया। बाकी की जो स्लाइड्स हैं इनकी जो क्लिप है वो आपको मॉर्निंग में मिल जाएगी। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि क्लास बड़ी हो गई है। फिर अगर अब अपलोड नहीं हो पाई तो परसों आपका पेपर है, कल आपको बहुत बर्डन हो जाएगा। तो जितना करा दिया है इतना आप देख लेना, बाकी का जो है वो मैं मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि जब भी क्लास आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।